जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिकली ओर्स उसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म प्रोटीन्स में हेयर प्रोटीन्स हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये मतलब दैट मेक्स द आइडिया। तो अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द करके क्या हासिल कर सकते हैं। और ये काफ़ी गर्म हवा इसके अंदर जाने की सलाहियत रखती थी। एक्शंस होंगे और अगर आपको मजीद ख्वाब वो नहीं जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको रात को सोने ना दें। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज, और आज का टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियो मेरे साथ एंड तक देखेंगे तो ना सिर्फ आपको बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन पता लग जाएगा जिस टॉपिक में से आता है, बल्कि बहुत से बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पता लग जाएंगे। प्यारे बच्चों, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर गाहे बगाहे आपको बताऊंगा। लिहाजा इस वीडियो को मेरे साथ आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो सारे सवालात का, चाहे वो शॉर्ट है, चाहे वो लॉन्ग है, या वो एमसीक्यूज हैं, आपको पता लग जाए। प्यारे बच्चों देखो, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलें हम उस पर आते हैं, बेसिक टर्म्स के ऊपर आते हैं जो कि आपको सीख लेनी चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बेसिक ऑपरेशन है ये कितने मराहिल में तय किया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन बेसिकली कहते हैं मेटल के हसूल को। मेटल का हसूल यानी आप कह लें द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फ्रॉम ओर। ये और क्या है, एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, ये मैं आपको बताता हूं। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन में आप क्या करेंगे कि आप किसी ना किसी मेटल को हासिल करेंगे। बहुत से मेटल्स हैं जो कि पहाड़ों के पत्थरों में से निकाले जाते हैं। बहुत महंगा तरीन प्रोसेस गोल्ड का है। गोल्ड को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो भी हमारी मिट्टी या कोई पत्थर या कोई चट्टान जिसमें हमें सोना मिलता है, उसमें से वो बड़ी कलील मिकदार में हमें मिलता है। लिहाजा उसको निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो लिहाजा इसलिए ये धात आज भी पूरी दुनिया में सबसे महंगी है। अगर आप कोई ऐसा मेथड फाइंड कर दें कि बहुत सा सोना बहुत आसान से तरीके से निकाल लिया जाए, तो फिर अमूमन आप देखेंगे आने वाली ये दुनिया गोल्ड में टर्न आउट हो जाएगी। यानी जो गोल्ड हमारे पास इस ज़मीन में मौजूद है उससे बेशुमार चीज़ें बनाई जाएंगी। शायद आपके घर के बर्तन भी फितरतुल आम जो है वो आपको गोल्ड के बने हुए मिलेंगे। बहरहाल हमें गोल्ड फ़िलहाल एक ऐसी हालत में नहीं मिलता कि हम उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको आसानी से मिट्टी में से, ओर में से, मिनरल में से या किसी चट्टान में से निकाल सकें। प्यारे बच्चों, गोल्ड जो है बहरहाल निकाला ज़रूर जाता है। आपने आयरन, लोहे का सुना होगा, लोहा भी जो है वो निकाला जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो हमने आज का टॉपिक पढ़ना है आपके साथ, आखिर कौन सी धात जो है वो निकालेंगे, हम किस धात के प्रोसेस पर काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हम जिस धात के प्रोसेस पे काम करेंगे वो है कॉपर। यानी कॉपर को जो है हम निकालना सीखेंगे। याद रखिएगा, कॉपर जिस चट्टान में मिलती है उसको हम और बोलेंगे और उसका नाम है कैल्कोपाइराइट। याद रखिएगा, कैल्कोपाइराइट बेसिकली CuFeS2 ये इसका फॉर्मूला है। ज़्यादातर कैल्कोपाइराइट में से ही कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी आपको ये जो चट्टान नज़र आ रही है, लेट्स से दैट ये पत्थर है और कैल्कोपाइराइट इस पत्थर का नाम है। इस पत्थर का नाम कैल्कोपाइराइट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉपर काफ़ी मिकदार में आपको मिलेगा। इसमें जो कॉपर है वो काफ़ी मिकदार में आपको मिलेगा, दैट्स वाई इसका नाम कैल्कोपाइराइट है।
इसके अलावा अगर आप एक और मेरे से बात करेंगे सर कोई और चट्टान बताएं, तो उसका नाम होगा कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, अब आप फॉर्मूला सोच रहे होंगे, दैट इज Cu2S, ये है कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला। और ये जो कॉपर ग्लांस है, आप ये कह लें कि कॉपर ग्लांस में से भी कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन आज के हमारे टॉपिक के अंदर हम कैल्कोपाइराइट का ही इस्तेमाल करेंगे फॉर मेटलर्जिकल ऑपरेशन। हम बेसिकली कैल्कोपाइराइट का इस्तेमाल करके ही उसको कंसंट्रेट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल के प्रोसेस से गुजारेंगे और फिर आखिर में उसकी रिफाइनिंग भी करेंगे जो कॉपर हमें मिल जाएगा। तो लिहाजा मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जो पहला स्टेप होगा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैसे की जाती है, इसका भी हमारे पास 3 मेथड्स के अंदर जो है इसका जवाब है। उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यानी मेटल जो है वो कैसे निकाला जाता है, इसको भी हम 3 प्रोसेसेस के अंदर ही स्टडी करेंगे। फॉर्चुनेटली दोनों में जो आपको सब हेडिंग्स दी गई हैं वो 3-3 है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास कैल्कोपाइराइट है या कॉपर ग्लांस है, इसमें से अगर आप निकालना चाहते हैं कॉपर, तो लिहाजा आपको डेफिनेटली इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो के आगाज़ में आपसे कहा कि हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाने चाहिए ताकि हम इस टॉपिक को पढ़ सकें। अगर वो टर्म्स हमें नहीं पता लगेंगी तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ना। तो लिहाजा मैं यहाँ पर वो तीनों टर्म्स लिख देता हूँ, चारों टर्म्स लिख देता हूँ और उनके बारे में आपको बता देता हूँ और फिर शुरू करते हैं अपना मेटलर्जिकल ऑपरेशन, और इनके बाय स्टेप्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज टर्म्स, कि वो टर्म्स कौन सी हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे उन टर्म्स की, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो टर्म आपको पता होनी चाहिए दैट इज मिनरल्स। फिर एक टर्म है दैट इज बेसिकली ओर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म है दैट इज बेसिकली नोन एज गेंग, या गेंगे भी इसको आप बोल दें। बहरहाल हमारे पास फिर एक और टर्म है जो कि ऑलरेडी आपके सामने है, दैट इज मेटलर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या है मिनरल्स? मिनरल्स बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये ऐसे नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि सॉलिड शक्ल में आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे ज़मीन से आपको जो है ये मिलेंगे, और ये मिलेंगे आपको बीनीथ द अर्थ, यानी कि ज़मीन या ज़मीन के अंदर आपको मिलेंगे, बीनीथ द अर्थ सरफेस आप कह लें। और इनके अंदर आपको मिलेंगे कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, यानी कि कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल्स हैं जो कि नेचुरल हैं, बेसिकली कुदरत ने खुद उनको बनाया है, और आपको ये ज़मीन के नीचे मिलेंगे। और उनमें क्या होंगे? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, यानी उनमें मेटल्स होंगे और विद अर्थली इम्प्योरिटीज़, राइट, अर्थली इम्प्योरिटीज़, यानी कि उनमें आपको कुछ ज़मीन की कुछ इम्प्योरिटीज़ भी मिलेंगी, यानी कुछ नाखालिस चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको शायद उस मिनरल में नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में जो नमक खाते हो तो दैट इज़ NaCl, लेकिन जब आप घर में ये नमक खाते हो तो आपको ये प्योर फॉर्म में मिलता है। लेकिन जिस तरह लेट्स से दैट ख्योड़ा माइंस हैं, वहाँ से जब इस नमक को निकाला जाता है तो उस वक्त इसमें कह लें कि बहुत सी डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को जो है वो क्या कर दिया जाता है, उन इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ओर्स की बात की जाती है। तो अगर हम मिनरल्स के बारे में समझ गए हैं कि एक नेचुरल मटेरियल्स हैं, नेचुरल कंपाउंड्स हैं, तो फिर और क्या होते हैं? और आप कह लें कि मिनरल्स ही होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। लेट्स से दैट आपके पास ये एक मिनरल है, ये भी एक मिनरल है, ये भी एक मिनरल है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है और इसमें भी कॉपर है। तो आपके पास 3 मिनरल्स हैं, लेकिन आपने इंतखाब किया है इस मिनरल का। लेट्स से दैट इज़ मिनरल ए, दैट इज़ मिनरल बी एंड दैट इज़ मिनरल सी, यानी कुछ ना कुछ इन कंपाउंड्स के नाम होंगे। तो लेट्स से दैट आपने किसका इंतखाब किया? आपने सी का इंतखाब किया ताकि आप कॉपर निकाल सकें मिनरल सी में से। अब मिनरल ए और बी का इंतखाब आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि कमर्शली इनके ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च होता है और इनमें से जो कॉपर की मिकदार निकलती है वो भी कम निकलती है।
बहरहाल इनमें कॉपर मौजूद है, इसमें भी कॉपर मौजूद है, लेकिन कलील मिकदार में मौजूद है कि आप इसको अगर कॉपर को हार्वेस्ट करें, इसमें से निकालें मिनरल्स में से कॉपर, तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और शायद कॉपर उस नौयत का, उस मिकदार का आपको नहीं मिलेगा कि आप मार्केट में सेल करके उससे प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो लिहाजा डेफिनेटली आप उसी मिनरल को जो है वो चूज़ करेंगे जिससे कॉपर की मिकदार ज़्यादा निकलती है और डेफिनेटली आपको मार्केट में कॉपर सेल करने से फिर प्रॉफिट भी होता है। तो लिहाजा ज़्यादा जिस मिनरल से निकलेगा मेटल उसको कहेंगे ओर। ध्यान करें इस बात पे कि ये मिनरल्स ही होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, यानी ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से मेटल आप एक्सट्रैक्ट करने का इंतखाब कर लेते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में आई डोंट नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स जिसमें कॉपर मिलेगा आपको, लेकिन कॉपर को निकालने के लिए जो है वो इंतखाब किसका किया गया? कॉपर ग्लांस का, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, दैट इज Cu2S, या फिर कैल्कोपायराइट का, दैट इज CuFeS2। तो यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनरल्स हैं लेकिन इनको आप और भी कह सकते हैं। और क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका इंतखाब कर लिया गया है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बहरहाल आप इसको अगर मजीद देखें तो ये लिखा हुआ है कि मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, राइट? छोटे पैमाने पे नहीं, 1-2 किलो के लिए नहीं, टनों के हिसाब से आपने कॉपर निकालना है, तो फिर डेफिनेटली आपने किसका इंतखाब करना है? कैल्कोपायराइट का। सो एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट, डेफिनेटली फिर ये बात भी आप दर्ज करेंगे क्योंकि आपके कम पैसे लग रहे हैं, विद मिनिमम एफर्ट। और डेफिनेटली एफर्ट्स का भी ख्याल किया जाता है। डेफिनेटली मिनिमम एफर्ट्स होंगे तो कंपैरेटिव लो कॉस्ट होगी ना, जब एफर्ट्स ज़्यादा होंगी तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो लिहाजा एफर्ट्स से मुराद है लेबर वर्क कह लेंगे। अगर आपने कोई महकमे बना दिए कि ये इसका काम ये है, लेट्स से दैट हमारे पास ये 3 तरीक़ेकार हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के, जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल है। तो इनके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं, इनकी हम जिक्र करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये क्या हो रही है? लेबर डिवाइड हो रही है ना, यानी मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ये सारे काम किस लिए किए जा रहे हैं? सिर्फ एक कॉज के लिए, और वो एक कॉज क्या है कि आपने मेटल हासिल करना है। यानी एट द बिगिनिंग आपके पास इतना ज़्यादा काम है उस धात को लेकर, उस बेसिकली ओर को लेकर, मैं ओर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ओर को लेकर प्रोसेस करने के लिए, और फिर एट द रियली एंड ऑफ द डे इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद, गुजरने के बाद आपको हासिल क्या होगा? कॉपर की धात, यानी कॉपर मेटल। कॉपर का क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ। कॉपर जो है वो तारों में इस्तेमाल होता है। आपके घर में जितनी भी तारें लगी हुई हैं, पंखे की वाइंडिंग से लेकर आपकी मोटर्स की वाइंडिंग से लेकर तारों, जो आपके घर में जो है एक वेब का जो है एक जाला सा बनाकर बैठी हुई हैं पूरे घर में, और आपके घर को ज़िंदा रखा हुआ है लाइटें चलाकर, बिजली प्रोवाइड करके, तो ये जो कॉपर की बनी हुई होती है। इसके अलावा कॉपर को जिंक के साथ मिलकर पीतल बना दिया जाता है और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ अशिया, टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो पीतल का भी बड़ा इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अब देखें एक बड़ी टर्म जो है वो मिनरल है, एक छोटी टर्म जो है वो ओर है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों मिनरल्स हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ओर है। तो लिहाजा ओर छोटी टर्म होगी और मिनरल वास्ट टर्म है, बड़ी टर्म है। तो लिहाजा एक कमेंट आप पास कर सकते हैं जो सारी ज़िंदगी आपने नहीं भूलना, दैट इज ऑल ores are minerals, but all minerals are not ores। क्योंकि जितने भी ओर्स होंगे डेफिनेट सी बात है वो मिनरल्स होंगे, लेकिन सारे मिनरल जो हैं वो ओर कहलाएं ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद एक और टर्म है दैट इज गेंग। गेंग क्या है? ये अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज जो हैं आपके मिनरल्स के साथ आपको मिले तो उसको गेंग कहेंगे। यानी आप कह लें कि ये मिनरल ही है फिलहाल, तो इसके साथ आपको अर्थली इम्प्योरिटीज़ मिल रही हैं या कुछ आपकी बनाई सिंथेटिक इम्प्योरिटीज़ आप कह लें, शॉपिंग बैग्स वगैरह, प्लास्टिक की कोई चीज़ें जो आपने ज़मीन पे फेंकी और फिर वो इकट्ठे होकर कहीं इसमें ऐड होंगी चट्टानों वगैरह में। तो दैट मेक्स एन आइडिया। जैसे रिवर वगैरह, दरिया वगैरह से अगर कोई मिनरल आप निकाल रहे हैं तो आपको पता है कितना गंद वगैरह होता है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें जो है मैन मेड चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। तो नो डाउट कि जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो ज़मीन ने खुद शामिल की हुई है ना, लेकिन एक कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ हैं। अदर इम्प्योरिटीज़ में आप कोई भी वैसे ले सकते हैं। बहरहाल ये आपने याद रखना है कि गेंग इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो अर्थली हैं चाहे वो अदर हैं।
ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ हैं, अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़, राइट। इस लफ्ज़ पे आपने जोर लगाना है, अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद दी मिनरल्स। तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेटलर्जी जो है एक टर्म आ जाती है। तो मेटलर्जी आपको याद रह ही गया होगा। अब क्या है मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है इन अ प्योर स्टेट, यानी कि अगर अपनी आप प्योर हालत में अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि आप मेटलर्जी में क्या कर रहे हैं, मेटल को हासिल कर रहे हैं खालिस हालत में बहुत बड़े पैमाने पर, दैट इज यू कैन से ऑन अ लार्ज स्केल कह लें या फिर कह लें ऑन अ कमर्शियल स्केल, राइट। आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियल स्केल, और कमर्शियल स्केल फ्रॉम इट्स ओर। और डेफिनेटली कहाँ से आप हासिल कर रहे हैं मेटल को? यू आर गेटिंग इट फ्रॉम दी ओर। और मैंने ओर के नाम क्या क्या बताया आपको? कैल्कोपाराइट। फिलहाल इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? कॉपर ग्लास। तो बहरहाल इसका मैं आपको बताऊं सही मायनों में इसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं, हम कैल्कोपाराइट का ही अपने आने वाले टॉपिक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आपने ओर जो है वो उससे क्या निकाल लिया? मेटल निकाल लिया बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कुछ, ये पहला वाला जो मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ द, ये फिजिकल मेथड है। फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, दैट इज बेसिकली आप कह लें कि ये केमिकल मेथड है। उसके बाद ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल का जो मरहला है ये भी एक केमिकल मेथड है। तो लिहाजा ये एक फिजिकल मेथड है और ये दोनों मेथड जो हैं कौन से मेथड हैं? केमिकल मेथड है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था टॉपिक को शुरू करना। अभी तो टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ, लुक एट दैट कि कितनी बातें मैंने आपसे कर ली। अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बतानी और बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखो ये हमारे पास सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको हर साल बोर्ड में इस टॉपिक में से एक सवाल आता है कि बताओ आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को कितनी इंडस्ट्रीज़ मिली थी और इंडिया में कितनी थी और पाकिस्तान में कितनी थी। तो मैं बच्चों को बार बार बात बताता रहता हूँ कि 921 इंडस्ट्रीज़ थी जिनमें से 34 पाकिस्तान को मिली थी। तो ये एक MCQ आ जाता है आपको, राइट। उसके बाद ये सवाल बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया कि बताओ मिनरल में और ओर में क्या फ़र्क होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो लिहाजा ये आपने याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपको सवाल आ जाता है MCQ कि भाई कैल्कोपाराइट का क्या फार्मूला होता है। तो दैट्स अ वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए। कॉपर ग्लास एंड कैल्कोपाराइट, इनके फार्मूले अगर आपको याद है तो किसी तरीके से भी MCQ पूछ ले आपको जवाब दिमाग में रहेगा। फिर ये भी सवाल आ जाता है कि भाई व्हाट इज़ गेंग, तो ये गेंग क्या होता है, ये भी सिंपली सवाल आ जाता है। या फिर ये बड़ा इजी सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन मेटलर्जी। तो डेफिनेशन के एतबार से आपको इसको याद कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सवाल तो मैंने आपको बता दिए। अब आपको जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से सवाल आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। यहीं पर फिर मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको बताता हूँ और फिर मैं ये जो कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मेटल है, रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल है, इनके बारे में मैं आपको सब हेडिंग्स भी बताता हूँ कि कौन कौन सी हेडिंग्स इनकी हैं और उन पर हमने काम कैसे करना है। जी तो प्यारे बच्चों इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि बेसिकली कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो कंपाउंड्स उनके जो आपके हेयर्स में मिलेंगे, ठीक है। हेयर्स या कह लें कि प्रोटीन्स में, हेयर प्रोटीन्स में आपको मिलेंगे, यानी जो आपके बाल होते हैं, बाल बेसिकली प्रोटीन्स हैं, दे आर फिब्रस प्रोटीन्स। तो इन बालों के अंदर जो है आपको कुछ मेटल्स मिलेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए थे हमने, और ब्लॉक्स में ये वाला P ब्लॉक था, ये वाला D ब्लॉक था, ये S ब्लॉक था और नीचे जो था वो F ब्लॉक था। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक था द D ब्लॉक, इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ब्लॉक कहा था। तो बेसिकली यहाँ से कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और हमारे बालों को रंग देते हैं। ओके, लेट जस्ट रियली ट्राई दिस। जो हमारे बाल का ब्राउन कलर होता है वो आयरन की वजह से होता है या फिर वो कॉपर की वजह से होता है, यानी कि आपके बालों के प्रोटीन में या तो आयरन मिलेगा या कॉपर मिलेगा। और ये आपके लिए बोर्ड में ज़बरदस्त MCQ है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ब्लॉन्ड हेयर्स हैं आपके, भूरे बाल। ब्लॉन्ड हेयर का मतलब है ये तो ब्राउन बाल है ना आपके, दैट इज़ ब्राउन, और ये भूरे हैं। तो भूरे बाल अगर हैं तो आपके बालों में ख़ास किस्म की धात है, मेटल है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज टाइटेनियम। टाइटेनियम। उसके बाद प्यारे बच्चों जो रेड हेयर्स होते हैं, रेड हेयर्स,
तो जो रेड हेयर्स हैं इनके अंदर आपको एक एलिमेंट मिलेगा दैट इज बेसिकली नोन एज मोलिब्डिनम। सो मोलिब्डिनम, राइट? So I hope spellings are correct. MOLYB, DE, right? DENUM. So ये सही है स्पेलिंग। सो ये हमारे पास जो है कह लें कि एलिमेंट्स हैं जो आपके बालों में पाए जाएंगे उनको कलर्स देने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये याद रहेगा, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी अपनी बुक में इनको अंडरलाइन करके BMCQ करें, बोर्ड MCQ का निशान लगा लें और आपने इनको लाजमन तैयार करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है, ये मतलब मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपको याद है कि बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो है ये कैसे किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और बेसिक डेफिनेशंस तो मैंने आपको करवा दी टॉपिक की। अब हम जरा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि आखिर मेटलर्जिकल ऑपरेशन किया कैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेटलर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए आपको बेसिकली पहले ओर को साफ करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा। और ओर को अगर आपने साफ करना है, कंसंट्रेट करना है, तो इसके 3 मेथड्स आपकी बुक में लिखे गए हैं। पहला जो है दैट इज बेसिकली नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, अब आप कहेंगे सर ये ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, तो मैं आपको सारा सीन बताता हूं कि कैसे ग्रेविटी सेपरेशन होगी। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है फ्रोथ। फ्रोथ कहते हैं, झाग को लिख लें, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाएगा, झाग बनाई जाएगी। अब किस चीज की झाग बनाई जा रही है ये भी आपको बताऊंगा। और लास्ट में होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है आप करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आप करेंगे। और ये कैसे होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ द ओर तो आपने करनी है इन 3 मेथड्स के साथ। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब आपको ये जो बात है ये एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि बताएं भी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपने डिटेल लिखनी होगी, तो मैं आपको डिटेल समझाता हूँ अभी। अब अगली जो बात आपसे वो पूछेगा वो ये पूछेगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर या एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल आप कैसे करेंगे, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट जो है वो आप कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो है वो है स्मेल्टिंग। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये स्मेल्टिंग क्या होती है, और ये बड़ा स्टार टॉपिक है। इस टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, तो इसको हम डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक वेरी बैड थिंग ये है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टफ रह जाता है बच्चों के लिए। तो आपने मेरे साथ रहना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, प्रॉपरली समझाऊंगा। पहले मैं आपकी बेस बनाऊंगा, फिर मैं इस पर आके आपको प्रॉपरली इक्वेशंस हैं इसकी कुछ करवाने वाली, वो आपको फंटास्टिक तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमारे पास है जी रोस्टिंग, ROATING। आपको सर रोस्टिंग तो मुर्गे की होती है, आप इधर रोस्टिंग का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी की बैंड बजानी हो तो रोस्टिंग की जाती है। तो नो डाउट ये रोस्टिंग वहाँ पे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यहाँ हम भी मेटल की बैंड बजाएंगे और रोस्टिंग करेंगे इसकी। बहरहाल कैसे होगी रोस्टिंग, इक्वेशंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आखिर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बेसमर, उसने एक मेथड बताया था कॉपर को प्योर करने के लिए, उसको हम कहते हैं बेसमराइजेशन। मैं कैपिटल भी लिखूंगा, बेसमराइजेशन। तो बेसमराइजेशन जो है ये कैसे की जाती है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, राइट। उसके बाद लास्ट में होगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आपको क्लास 9 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद होगा, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सीखी थी रिफाइनिंग। और वहाँ पे आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सीखी थी। अगर वो टॉपिक्स आपने अच्छी तरह तैयार किए हैं तो ये भी टॉपिक आपके लिए आसान रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये टॉपिक भी आपको समझा दूंगा। प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये है बड़े 3 मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या कह लें बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन के लिए ये 3 मेथड्स की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इन तीनों मराहिल से गुजर के की जाती है।
जब ये हो जाता है अमल, ये प्रोसेस हो जाता है, तो फिर जो भी हमें कुछ मिलता है उसको हम ले जाते हैं एक्सट्रैक्शन टावर्स के अंदर। एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है? स्मेल्टिंग, एक भट्टी है स्मेल्ट वाली, स्मेल्टिंग भट्टी में डाला जाता है, फर्नेस में डाला जाता है, रोस्टिंग फर्नेस में डाला जाता है, फिर एक खास किस्म का एक नाशपति की तरह का फर्नेस होता है, उसे कहते हैं बेसिमर्स कन्वर्टर, हम उसमें फिर डाल देते हैं उस सारे मादे को जो हमें मिलता है रोस्टिंग के बाद। तो लिहाजा आप कह लेंगे ये तीनों मेथड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल में आपसे भी बात करता हूँ इनके बारे में। एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे आपसे रिफाइनिंग के बारे में। आखिर रिफाइनिंग, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो बेसिमराइजेशन होती है, बेसिमराइजेशन से हमें जो कॉपर मिलता है, नो डाउट प्योर फॉर्म में होता है, 98% प्योर फॉर्म में कॉपर होता है। तो 98% जो कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, बबलिंग की शक्ल में मिलता है, उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर को हमने बेसिकली हासिल करना होता है 99.9% प्योर फॉर्म में। तो लिहाजा हम फिर इसलिए मजबूरी हो जाती है रिफाइनिंग करना भी, और फिर हम रिफाइनिंग करते हैं। जब रिफाइनिंग का अमल कोई इतना फितरतुल आम नहीं था और इतना मतलब नहीं लोगों को पता था, तो उस वक्त 98% कॉपर ही मार्केट में बिका करता था और वो भी कॉपर अच्छा ही समझा जाता था। लेकिन जब आ गया रिफाइनिंग का मरहला, रिफाइनिंग की रिसर्च हो गई, तो फिर 99.9% कॉपर जो है, 99% कॉपर जो है वो मार्केट में सेल किया जाने लगा और बिजली की और बचत हो जाने लगी। तो लिहाजा आप कह लें कि रिफाइनिंग हम लास्ट में सीखेंगे और करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने वीडियो के साथ साथ आपको सारा मेंटल लेवल क्रिएट कर दिया है इस टॉपिक का कि आखिर कैसे पढ़ेंगे हम बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। चलें ऐसा करते हैं, हम अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर की। हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर जो है टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। तो कंसंट्रेशन अगर आप ओर की करना चाहते हैं तो आप ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड से करेंगे, या फिर आप किससे करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करेंगे, या फिर आप किससे करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड से करेंगे। आखिर स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन बेसिकली कह लेंगे रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स को कहते हैं, यानी कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं अगर आपने उसको ओर से अलहदा कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। यानी कि जो आपके पास ओर है उसको अगर आपने साफ करना है, उसमें से जो गंदगी है, जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको आपने निकालना है, ओर में से उन इम्प्योरिटीज़ को आपने निकाल देना है। इस अमल को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन आप सवाल ये उठता है कि जो आपके पास ओर इकट्ठा हुआ है उसमें डेफिनेटली बहुत सी अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं और कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उनको निकाला कैसे जाएगा? तो वही मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेविटी की मदद से ये काम हो सकता है, झाग बनाकर ये काम हो सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन कहते हैं इसे, और इसके अलावा मैग्नेट्स की मदद से भी ये काम हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं कि आखिर ग्रेविटी से कैसे हो सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास इस वक्त एक ग्रेविटी टैंक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रेविटी टैंक में क्या करना है कि ये वो जगह है जहाँ से आपने ओर को अंदर डालना है। ठीक है, ये ग्रेविटी टैंक आपके घर का पतीला भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने बस इसको एक नॉर्मल सी चीज़ समझना है। तो आपने और इसमें डाल दिया, यहाँ से और इसमें आ गया और सारा और देखें पानी में मिक्स होता चला जा रहा है। ये ब्लू ब्लू जो लाइनें हैं ये पानी की हैं और जो ब्लैक ब्लैक हैं ये और है। तो लिहाजा क्या हो रहा है कि पानी में मिक्स होता चला जा रहा है, और मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, जो और है वो दरअसल पानी से मिक्स होने के बाद सेटल डाउन होता चला जा रहा है। आप पत्थर जब पानी में फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कितने साफ शफाफ तरीके से वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो यही सीन चल रहा है यहाँ पे भी कि आपने जब उसको और को पानी में डाला तो वो साफ शफाफ तरीके से जो पार्टिकल्स थे, स्पेसिफिकली और के पार्टिकल्स, आपको याद है ना कौन सा और हो सकता है ये? जी, कैल्कोपायराइट। कैल्कोपायराइट किस चीज़ का और है? कॉपर का और है, CuFeS2। तो अब आपने ये और जो है सारा इकट्ठा कर लिया पैंदे में, बॉटम में, और आप देखें कि ऊपर आपको ये ब्लैक ब्लैक से मैंने थोड़े से बबल्स दिखाए हैं, ये कहलाएंगी गेंग क्या है? अर्थली इम्प्योरिटीज़ या अदर इम्प्योरिटीज़। और इसको जिस तरह मलाई अलहदा करते हैं ऐसे समझ लें हमने इसको वार हटाओ से या कह लें सरफेस से जो है इसको हमने अलहदा कर लेना है। तो ग्रेविटी सेपरेशन क्या हुआ? ग्रेविटी सेपरेशन हुआ कि एक मेथड जो डिपेंड करता है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? एक मेथड है, एक मेथड है जो कि डिपेंड करता है किस पर? डेंसिटीज ऑफ द मेटालिक ओर पर एंड द गेंग पार्टिकल्स पर। अगर इसमें और में गेंग पार्टिकल्स और डेफिनेटली मौजूद हैं और, तो उनकी डेंसिटीज पर डिपेंड करता है ना। अगर डेंसिटीज और की ज़्यादा है तो वो नीचे बैठेगा, और गेंग की कम है तो वो सारा का सारा
अलहदा हो जाएगा। तो आप कैसे अमल करेंगे? ये सबसे पहले आपने ओर लेना है, ओर को आपने क्या करना है? क्रश कर लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद उसको किस में मिक्स कर लेना है? पानी में करेंगे तो वो एगिटेट इन दी वाटर स्ट्रीम हो जाएगा। यानी ये देखें नीचे आकर सारा क्या हुआ? इकट्ठा हो गया। एगिटेट का मतलब है इकट्ठा होना। फिर आपको पता है कि इकट्ठा होकर क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। और फिर जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो ऊपर रह जाएंगे। एंड एट द रियली एंड ऑफ द डे आपका जो ओर है वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सो ये हमारे पास मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। अब हम चलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले मेथड की। ग्रेविटी सेपरेशन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं आपसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। फ्रोथ का मतलब मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसका मायने है झाग। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली कह लें कि एक ऐसा मेथड है जो कि डिपेंड करता है वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद द ऑयल एंड वाटर। यानी कि वेटिंग करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ वेट हो रही है, यानी कि आपस में इंटरेक्ट हो रही है। तो साइंसदानों का मानना है कि जो ओर है वो इंटरेक्ट होता है ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इंटरेक्ट हो जाती हैं वाटर के साथ। तो इसे हम कहते हैं वेटिंग करेक्टरिस्टिक। यानी कि आपने जब अब एक मिक्सचर आपको मिल गया, ग्रेविटी सेपरेशन से आपने हासिल कर लिया कह लें आप, तो वो जो मिक्सचर आपको मिला है अब भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। तो लिहाजा उसको मज़ीद क्या करना है? आपने कंसंट्रेट करना है। क्या करना है मज़ीद आपने? तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वंस अगेन ओर को जो है इस पाइपलाइन से थ्रू इस फ्रोथ फ्लोटेशन टैंक की तरफ लेकर आएंगे। ये फ्रोथ फ्लोटेशन टैंक है, और जो है अब इसके अंदर आ रहा है, अब और जो है इसके अंदर गिर रहा है। अब ये एक बड़ा ख़ास किस्म का मेथड है कि बड़ा इसे हम कहते हैं काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसे हम नाम देंगे प्रेफरेंशली। ठीक है, तो प्रेफरेंशली जो है कह लें प्रेफरेंशली। तो प्रेफरेंशली क्या होगा कि जो और होगा, मतलब अब प्रेफरेंस से लफ्ज़ है ना, ये क्या वर्ड है? ये प्रेफरेंस। आप समझते होंगे कि किसने किसको पहले प्रेफरेंस देनी है। जिस तरह अब 4 लोग आ रहे हैं तो आपने उसमें से एक बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सलाम करना है, तो आपने किसको सबसे पहले वेलकम करना है? तो आप प्रेफरेंस बुज़ुर्ग को देंगे कि उसको सबसे पहले बड़ा वो आ रहा है तो उसको हम सलाम करना चाहिए। तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दे दी? आपने किसी बुज़ुर्ग को दे दी। तो इस तरह ही जब आप ओर को थ्रो करेंगे किसके मिक्सचर में? पानी के और ऑयल के मिक्सचर में। अमूमन जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इस टैंक के अंदर वो ऑयल होता है दैट इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट। कौन सा ऑयल होता है ये? तो कोकोनट ऑयल जो है वो मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो ऑयल को और पानी को जब घुमाते रहेंगे, जिस तरह आपने ऑयल जाग में डालें, थोड़ा सा उसमें पानी डालें, चम्मच से हिलाते रहें तो ऑयल और पानी आपस में मिक्स रहेंगे। जब आप उनको छोड़ देंगे तो फिर आपको पता है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, ऑयल की कम होती है। तो अब इस तरह ये मशीन जो है क्या करेगी? ऑयल को और पानी को क्या करती रहेगी? मिक्स करती रहेगी। फिर क्या होगा? प्रेफरेंशली क्या होगा? प्रेफरेंशली ये होगा कि जब आप ओर डालेंगे ना, तो ऑयल का प्रेफरेंस क्या है? पानी या ऑयल? ओर का क्या प्रेफरेंस रहेगा? पानी या? तो डेफिनेटली क्या प्रेफरेंस रहेगा? ऑयल प्रेफरेंस रहेगा। तो ऑयल जो है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो ओर है वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा और एक झाग सी बन के ना ऊपर जाता रहेगा। ऊपर नजर आ रहा है आपको? तो ये मैं रेस कर देता हूँ तो समझ लेंगे यहाँ पर हमने फिर इसका एक बनाया हुआ है सिस्टम, और यहाँ से हम सारा के सारा ये जो स्किमिंग हो रही है, कह लेंगे स्किम हो रहा है ये, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्किमिंग। राइट, स्किमिंग। तो स्किमिंग हो के ये सारा और जो है वो ऊपर जाता रहेगा। और फिर जो गैंग पार्टिकल्स भी और के अंदर आ रहे थे ना इसके अंदर, और में तो आपको क्या मिलेगा? कैल्कोपाइराइट, और क्या होगा? गैंग पार्टिकल्स। तो जो कैल्कोपाइराइट है वो मिक्स हो के किससे? ऑयल से मिक्स हो के ऊपर वो क्या बन गया? फ्रोथ बन गया। फ्रोथ यानी कि क्या बन गया? झाग बन गया। और जो आपके पास गैंग पार्टिकल्स हैं, अर्थली इंप्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी पानी से मिलकर क्या होना शुरू हो जाएंगी? बॉटम में सारी की सारी क्या होंगी? सेटल डाउन हो जाएंगी। अब समझ में आई आपको? तो ये प्रोसेस होगा।
तो आई होप आपको डायग्रामेटिकली इस बात की सारी समझ में आ गई है। चलें इसको प्रोसेस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वेटिंग प्रोसेस ऑफ ऑयल और विद ऑयल होगा और दूसरी तरफ गेइंग पार्टिकल विद दी वाटर होगा, ये स्टेप नंबर 1 जाएगा। उसके बाद फिर कह लें कि मिक्सचर इज एगिटेटेड विद दी कंप्रेस्ड एयर। और याद रखो ये जो हमारे पास मशीन है इसका एक और फंक्शन है कि ये एयर भी जो है अंदर थ्रो कर सकती है, ठीक है। या आप कह लें कि पहले ही आपने ओर को, गेइंग पार्टिकल ओर को आपने टैंक में से पतीला ले लिया ना, आपने पतीला ले लिया, आपने उसमें चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया, समझे कि नहीं? क्या क्या डाल दिया आपने? उसमें आपने पतीले में पानी डाल दिया, चावल डाल दिए, ऑयल डाल दिया। अब चावलों पे मिट्टी लगी हुई थी, वो आपने पहले साफ़ नहीं किए, तो ऑयल भी डाल दिया। तो क्या होगा कि वो जो मिट्टी वगैरह है ना वो सारी ऑयल के साथ चिपक जाएगी और चावल किसके साथ हो जाएंगे, प्रेफरेंशली मिक्स पानी के साथ होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब चावल साफ़ हो गए, मिट्टी ऑयल के साथ, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल को स्किम करके हम क्या कर लेंगे, साइड पे कर लेंगे और पानी में चावल रह जाएंगे, पानी फिर लैदा कर देंगे, पीछे क्या रह गए, चावल साफ़ हो गए। समझ में आई आपको? कितना आसान सा मेथड। सो यही काम हमने यहाँ पे किया। और अब मिक्स करने के लिए तो हम, पतीला तो छोटा सा है ना हमारा, हम उसको पकड़ के हिलाएंगे, डोंगे से हिला लेंगे, वट एवर, चावल टूटे ना, बस हम खुश करें। तो ये मेथड में जो और है उसमें क्या करेंगे कि एक बड़ा सारा हम ये एक मशीन का लेकर जाएंगे, काइंड ऑफ अ मशीन है, ये एयर कंप्रेसर है और ये अंदर बड़ा सारा टैंक है ना आपके, जितना आप कमरे में बैठे मुझे देख रहे हैं, तो इतना बड़ा कमरा जितना टैंक है, तो उसमें आप उसको हिला थोड़ी सकते हैं टैंक को, इट्स अ नॉनसेंस, उतना पानी है उसके अंदर। तो आप उसमें मशीन डालेंगे और वो क्या करेगी, हवा फेंक के क्या करेगी, सारे मिक्सचर को मिक्स करेगी, सारे मिक्सचर को क्या करेगी, मिक्स करेगी। और मिक्स करने के बाद फिर कह लेंगे जो हमारे पास और पार्टिकल हैं वो ऑयल के साथ मिक्स होके स्किम्ड हो जाएंगे और जो गेइंग पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सो मिक्सचर इज एगिटेटेड विद दी कंप्रेस एयर, यानी मिलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है मिक्सचर को हवा के साथ। ये दूसरा स्टेप हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि ऑयल कोटेड पार्टिकल्स कम ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रोथ एंड स्किम्ड अवे। तो जो ऑयल कोटेड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर उन पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है और सेपरेट करके उनको फिर जो है वो लैदा कर लिया जाता है। और इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब किसकी, ग्रेविटी सेपरेशन की। किसकी बात करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन की। जी तो प्यारे बच्चों मैं ग्रेविटी सेपरेशन कह रहा हूँ, बल्कि हमने करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन तो हमने कर लिया। सो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अब आपसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है ये कैसे होती है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट्स की मदद से की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसे मैग्नेट्स जो बिजली की मदद से मैग्नेट्स बन जाएं, दोज मैग्नेट्स which act like a magnet when current is provided। यानी लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ पे एक रोलर है, जिस तरह एक ट्रेन का चक्का होता है, तो ऐसे समझ लें कि ये दो ट्रेन के चक्के टाइप जो है हमारे पास रोलर्स हैं, राइट। सो रोलर नंबर 1, रोलर नंबर 2। तो इसके ऊपर जो है मैंने अब क्या कर दिया है, ये मैंने एक ब्लू कलर की है आपके सामने, इसके ऊपर एक बेल्ट बना दी है। अब आपको पता है कि जब ये रोलर घूमेगा तो ये बेल्ट घूमेगी। इसमें से एक बेल्ट जिसमें जो एक रोलर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लेट्स से दैट कि जो पहला रोलर है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना देते हैं। अब पहला रोलर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब सीन क्या होगा कि जब आपके पास लेट्स से दैट कंसंट्रेट हो गया हुआ है और फ्रॉम दी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड ग्रेविटी सेपरेशन, तो आप इस सारे के सारे और को जो है किस पे ड्रॉप आउट कर दोगे,
इस मैग्नेटिक इस लेदर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप आउट कर दोगे। सो अ लॉट ऑफ ओर जो है वो इसके साथ गिरता रहेगा और बेल्ट घूमती रहेगी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक सॉलिड मोल्ड्स होंगे, सॉलिड एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि क्या काम करेंगे, जो कि इस ओर को इकट्ठा करने का और सेपरेट करने का काम करेंगे। ये वाला जो हमारे पास मोल्ड है, ये कह लें कि एक सेपरेटर है, एक ऐसी जगह जो कलेक्शन करेगा ओर की, और ये ए पॉइंट पे हमने सेट कर दिया है और ये दूसरा वाला हमने बी पॉइंट पे जो है वो सेट कर दिया। अब जब आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन है, यानी बिजली हमने इस रोलर में ऑन की हुई है, तो ये मैग्नेटिक के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये सिर्फ घूमने का काम दे रहा है, यानी ये मशीन पे लगा हुआ है और ये घूम ही जा रहा है, जिससे बेल्ट भी घूम ही जा रहा है और उसको भी सपोर्ट मिल रही है घूमने में। लेकिन इसमें बिजली ऑन कर दी है, ये अब मैग्नेटिक हो चुका हुआ है। जब आप इसको मैग्नेटिक कर देंगे तो फिर डेफिनेटली हमने कैल्कोपाराइट को लैदा करना है, CuFeS2। अब आपको पता है कि इस ओर के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें आयरन है। आपको ये भी पता है कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो लिहाजा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन होगा रोलर तो फिर क्या होगा कि अट्रैक्ट होकर ये जो है किधर गिरेगा, ये थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है ना, और जो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा मादा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो तो अट्रैक्शन ही नहीं शो कर रहा है ना। जो अट्रैक्शन शो कर रहा है वो लेदर बेल्ट से यहाँ से अट्रैक्ट होता रहेगा, यहाँ से आगे लेदर बेल्ट है, आगे तो मैग्नेट है नहीं, तो ड्रॉप डाउन इसके अंदर हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिज्म उसको आगे जाके ड्रॉप करवाएगा। इस तरह ही साथ चिपक रही बेल्ट से जो है वो मूव कर रहा होगा। लेकिन जो मादा जो है मैग्नेटिक नहीं है, यानी इम्प्योरिटीज आप कह लें, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ही ए मोल्ड के अंदर या ए कलेक्टर के अंदर जो है वो सारे का सारा और गिर जाएगा। इस तरीके से वंस अगेन आपने प्योर कर लिया किसको, जो आपको चाहिए और उसको जो आपको नहीं चाहिए। सलादा ये इम्प्योर मैटर सारा इधर आ जाएगा और जो चाहिए आपको कैल्कोपाराइट वो मैटर जो है वो सारा आपके पास बी मोल्ड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा या बी सेक्शन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो कैसे होगा ये आप देखें, आपने क्या काम किया, सेपरेशन किया मैग्नेटिक ओर को किससे, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से। ये मैग्नेटिक ओर था, ठीक है, और ये क्या थी, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। और मशीन कौन सी इस्तेमाल की, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाएंगे क्योंकि बिजली की मदद से मैग्नेट्स बन जाते हैं, और और मैग्नेटिक सेपरेटर्स भी आप इनको कह सकते हैं, रोलर्स भी कह सकते हैं। और किया कि आपने यहाँ से आपने क्या डाला है, पाउडर्ड ओर डाला है, नंबर 1। जब पाउडर ओर आपने लिया डाला, उसके बाद किस पे डाला आपने पाउडर ओर, लेदर बेल्ट पे डाल दिया। लेदर बेल्ट पे जो है वो बेल्ट आपको पता है रोलर्स पे लगी हुई है, और फिर डेफिनेटली जो रोलर्स हैं इनमें से एक रोलर क्या है, मैग्नेटिक रोलर है, और उसके बाद दूसरा वाला जो है ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है। उसके बाद फिर अटैचमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, और फिर हमने देखा मैग्नेटिक रोलर के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की क्या हुई, अटैचमेंट हुई, और दूसरा पीछे इम्प्योरिटीज़ गेट सेपरेट, और इस तरीके से अटैचमेंट के बाद जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सेपरेट हो गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे ये हुआ। कि हमने पढ़ा अभी, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये कैसे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया हमारा एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट कि भाई ये क्या है ग्रेविटी सेपरेशन। डेफिनेटली ओर को प्योर करने का एक तरीका है, कंसंट्रेशन मेथड्स हैं। मैंने आपको शुरू में, आपको याद होगा, मैंने 3 हेडिंग्स आपको करवाई। 3 हेडिंग थी, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद मैंने आपको हेडिंग करवाई एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, और थर्ड पे मैंने आपको रिफाइनिंग का एक टॉपिक बताया था, रिफाइनिंग ऑफ द ओर, रिफाइनिंग ऑफ द ओर। तो लिहाजा इसमें हमने अब ये वाला पार्ट 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो डन कर लिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने ये वाला हिस्सा डन कर लिया। कैसे, पहला हमने ग्रेविटी सेपरेशन किया, फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किया, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किया। अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर की तरफ और जानते हैं कि आखिर अभी जो हमारे पास प्योरीफाइड ओर है इसके साथ क्या करना है। यानी ये जो हमें मिला है यहाँ पर, दैट इज प्योरीफाइड ओर। नो डाउट इसमें भी इम्प्योरिटीज मौजूद है, लेकिन ये है कि अब काफ़ी प्योर कर लिए। जिस तरह आप कह लें हमने सारी चट्टानों को नहला धुला के सेट वगैरह कर लिया है।
सो अब यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है आफ्टर द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करने के बाद और को हमने किस में लेके जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में, एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाना है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर जो है इंडस्ट्री का, ये कैसे काम करेगा, ये हमारा टॉपिक ज़ेरे बहस रहेगा। स्टूडेंट्स इसके भी 3 स्टेप्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम स्मेल्टिंग करेंगे, उसके बाद रोस्टिंग करेंगे एंड फिर लास्ट में हमने करनी है बेस्मराइजेशन। तो ये 3 बड़े अमल हैं जिनसे हम गुजरेंगे। एंड इफ़ यू आस्क मी सर इस टॉपिक में कौन से सवालात इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसमें आप ये फ्लोटेशन प्रोसेस जो है ज़रा थोड़ा अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, बोर्ड में सवाल आता है व्हाट इज़ फ्लोटेशन प्रोसेस, या फिर शॉर्ट आ जाता है व्हाट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर ये आ जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये तीनों हेडिंग्स आपको शॉर्ट के तौर पे हिट होती हैं। और अगर इजी पेपर बहुत ही बनाना हुआ तो फिर यही आता है कि राइट अ नोट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, तो फिर तीनों हेडिंग्स लगा के आपने जो शॉर्ट में याद किया वही लिख दीजिएगा। जो डायग्राम्स मैंने आपको बनाना सिखाई हैं वैसी डायग्राम्स अच्छी सी करके बना दीजिएगा पेपर पे, दैट मेक्स द आइडिया। तो अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेस्मराइजेशन क्या होती है। जी प्यारे बच्चे, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, और यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 3 बड़े मेथड्स हैं। सो नंबर 1 मेथड इज़ रोस्टिंग, सेकंड मेथड इज़ स्मेल्टिंग एंड थर्ड मेथड इज़ बेस्मराइजेशन। अब रोस्टिंग क्या है, याद रखिएगा जो ओर आपने हासिल किया है वो बेसिकली ये है, दैट इज़ कॉल्ड दी कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कैल्कोपाइराइट, और उसको आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, कंसनट्रेटेड ओर है। सो इट्स अ कंसनट्रेटेड ओर, यानी कि खालिस किया गया मादा। अब आपने क्या किया कि इसको आपने रोस्टिंग करनी है, तो आपने एक रोस्टिंग वाली भट्टी ली है। सो दैट इज़ द रोस्टिंग वाली भट्टी एंड कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ऊपर से आपने इसको डाल दिया, तो ऊपर से डाल देंगे यहाँ से इसके अंदर जो है बहुत टेम्परेचर होता है, इसका हाई टेम्परेचर होता है, आई डोंट नो 3000 डिग्रीज़ या 4000 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। तो आपने हवा को जो है दाखिल करना है, जब ऊपर से डाल रहे हैं आप कंसनट्रेटेड ओर, तो याद रखिएगा जब ऊपर से आप कंसनट्रेटेड ओर डालेंगे तो नीचे से जो है वो एयर जाएगी, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इसके साथ जाके टकराएगा। तो CuFeS2 जो है वो किससे टकरा जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और हीट भी होगी, तो ये दोनों आपस में बड़ा तेज़ी से रिएक्शन करेंगे। तो ऑक्सीजन जमा CuFeS2 यानी कैल्कोपाइराइट, और फिर आपको ये मिक्सचर मिलेगा, ये मिक्सचर आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा। दिस मिक्सचर इज़ बीइंग ऑफ 2 थिंग्स, इसमें 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ क्यूप्रस सल्फाइड, और साथ आपको मिलेगा आयरन सल्फाइड, ठीक है, या फेरस सल्फाइड। और ये आपको 2 चीज़ें मिलेंगी इसके साथ। प्यारे बच्चों, साथ याद भी रखिएगा कि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ कैल्कोपाइराइट से रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि कुछ जो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं उसके साथ भी ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यू कैन से दैट कि इस वक्त हमारे पास जो है जो सल्फ़र है इसके अंदर वो एज आ इम्प्योरिटी पड़ा हुआ है, वी डोंट नीड सल्फ़र, और वी से दैट कि अब हमें कॉपर चाहिए, तो आयरन भी बतौर इम्प्योरिटी हमने देखना है इसको भी, क्योंकि हमें तो ये चाहिए नहीं। तो लिहाजा पर वोलेटाइल ऑक्साइड्स भी साथ बनेंगी। वोलेटाइल ऑक्साइड्स में आप ले लें सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बन के बाहर निकलेगी, यानी कि जब ये गिरेगा तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो कुछ हमें गैस बनती हुई भी नज़र आएगी, और ये गैस बनती हुई उड़ती हुई बाहर नज़र आएगी, दैट इज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और ये इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लेना है, तो यहाँ पर 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं और इस तरह से हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगी। सो 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं और फिर 2 मोल आयरन जो है आयरन सल्फाइड बन रहा है। सो दैट इज़ द वे टू बैलेंस दिस इक्वेशन। और यहाँ पर आप ये एरो के ऊपर ऑक्सीजन लिख लें, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप +O2 लिख कर एरो लगा दें। तो ये दोनों लिखना चीज़ें एक ही तरह का इनका मकसद है। सो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही आपने बस इंग्लिश में लिख देना है कि कैल्कोपाइराइट कंसनट्रेटेड ओर रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर नोन एज मिक्सचर ऑफ cuprous sulfide and
फेरस सल्फाइड एंड मेक सम वोलेटाइल ऑक्साइड्स, और ये कह लें या सम इम्प्योरिटीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक सम वोलेटाइल ऑक्साइड्स। वोलेटाइल का मतलब है ना ठहरने वाली ऑक्साइड्स, हमेशा उड़ जाएंगी। इस तरह पेट्रोल वोलेटाइल होता है, वो अपने आप मोटरसाइकिल की उसका जो ढक्कन है टैंकी का वो खोल दें तो आप 500 रुपये की टैंकी फुल कराएं और 2 घंटे में आपकी सारी 500 रुपये हवा में, क्योंकि वो सारा जो पेट्रोल है वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल को उर्दू में कहते हैं तैरान पजीर, ठीक है, तैरान पजीर कहते हैं इसको। तैरान पजीर का मतलब है उड़ जाने वाला, यानी जैसे आपने कभी स्पिरिट स्वैब देखा होगा। स्पिरिट स्वैब जो आप डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले ना आपके हाथ पे स्पिरिट से लगाता है, तो स्पिरिट जो होता है, स्पिरिट जो होता है वो वोलेटाइल होता है, वो जैसे स्किन पे लगता है थोड़ी देर बाद वैनिश, वो गायब हो जाता है। तो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स जो कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर गायब हो जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू श्योर कि ये क्या है, रोस्टिंग। इसे रोस्टिंग कहते हैं। आपने पकड़ा, कंसनट्रेटेड और पकड़ा, आपने उसको इस भट्टी में डाला और इस भट्टी में उसका रोस्ट बना दिया। आपने पकड़े उसको इतनी हीटेड जगह दी, इतनी हीटेड हवा के साथ रिएक्शन करवाया कि वो रोस्ट हो गया। रोस्ट हो गया, आपको एक मिक्सचर मिला है। दैट मिक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमें चाहिए था, राइट। अब इसमें पता क्या हुआ है, देखें, कैल्कोपाइराइट में से जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड जो है वो अलहदा हो गया। यानी हमें नो डाउट कैल्कोपाइराइट भी है, अभी सारा का सारा तो नहीं ब्रेक हुआ होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हमें मिक्सचर मिल चुका हुआ है। किसका? क्यूप्रस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का। ये बस आप मेमोराइज रखें। अब डेफिनेटली जो हमें हासिल हुआ है, अब उसको हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग टावर में लेके जाएंगे, राइट। जो हमें हासिल हो गया है इसको किधर लेके जाएंगे, स्मेल्टिंग टावर के अंदर, राइट। सो आई एम गोना राइट स्मेल्टिंग हियर। स्मेल्टिंग, मेल्टिंग से लफ्ज़ है ना, मेल्टिंग से। मेल्टिंग क्या होता है, पिघल जाना या पिघलाना वगैरह। तो आप ये समझ लें कि स्मेल्टिंग मीन्स कि आप जो है इसको लेके जाओगे एक स्मेल्ट करने, मेल्ट करने, मज़ीद इस मिक्सचर के साथ प्रोसेस किया जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होती है, एंड आई होप कि आपको बोर्ड में अगर 2 नंबर का सवाल रोस्टिंग आ जाता है तो आप बजाय के गलत लिखने की रोस्टिंग कर लेंगे। आई होप दैट। और अब अगली बात जो मैं आपसे शेयर करने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्मेल्टिंग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में, या फिर आपको आ जाएगा व्हाट इज रोस्टिंग, ये भी लॉन्ग आ जाता है, या फिर स्मेल्टिंग भी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो ये देखें, मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूँ, पीछे मैंने आपको लॉन्ग के तौर पे नहीं इतना आइडिया दिया, मतलब पूरे तीनों हेडिंग्स को लॉन्ग कह दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मैंने कहा कि ये नहीं आता, लेकिन ये लॉन्ग आता है। रोस्टिंग लॉन्ग आता है। ये बड़ा फेवरेट सवाल है इस किताब का, इस चैप्टर का। स्मेल्टिंग भी लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स बात करते हैं आपसे हम स्मेल्टिंग की। अब स्मेल्टिंग बेसिकली क्या है, स्मेल्टिंग भी एक ऐसा अमल है जिसमें आपके पास याद होगा मिक्सचर था, तो उस फर्दर हीटिंग है उस मिक्सचर की, रोस्टेड ओर की, जो आपको ओर मिला था, याद होगा आपको FeS + Cu2S, याद है आपको ये। सो दैट वाज द मिक्सचर क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड विद द सैंड फ्लक्स। यानी हमने अब किससे रिएक्ट करना है, इनको सैंड के साथ, यानी कि SiO2 के साथ रिएक्ट करना है। एंड कोक का मतलब सिर्फ कार्बन होता है। सो कोक की प्रेजेंस में करेंगे, और ये कहाँ पर अमल हो रहा होगा, ये भी ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा होगा। सो दैट इज द ब्लास्ट फर्नेस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। सो ब्लास्ट फर्नेस कहलाता है, दैट इज द वे टू मेक द डायग्राम। तो इट इज हाइलो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट बाहर निकालने वाला अमल है ये। जब आप क्या करोगे, इस मिक्सचर को, रोस्टेड ओर को, जब आप सैंड के साथ, कोक के साथ, हवा की मौजूदगी में गर्म करोगे। लुक एट दैट। जैसे आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, Cu2S है, CFeS है, और कोक है, और यहाँ से क्या दाखिल हो रही है, एयर दाखिल हो रही है, बहुत सी हवा दाखिल हो रही है, और ये हवा बहुत गर्म है। इस हवा का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो इतनी गर्म हवा है कि आप सोच सकते हैं। तो अब ये जो हवा है ये आकर क्या करेगी, इन सब से रिएक्शन करेगी। और साइंसदानों का ये मानना है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक हमने इसीलिए डाली है ताकि थोड़ा इस ऑक्सीजन के साथ मिले कार्बन डाइऑक्साइड बने,
और थोड़ी हीट कम हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी सब कुछ ही पिघल जाएगा, लेवी बन जाएगा। तो हम सब कुछ ही फंबल आउट नहीं करना, हमें इतनी हीट चाहिए कि हम बस अपनी चीज़ें निकाल लें और फिर बाद में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो लैदा हो जाएं। आप कहेंगे अपनी चीज़ें क्या निकालनी है, तो मैं अपनी चीज़ों की तरफ आता हूँ। तो अब लेट मी जस्ट डू इट प्रॉपरली। इसको हम स्टेप 1 में करते हैं पहले, ठीक है। होता क्या है कि जो आयरन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है सबसे पहले, यानी कि जो मिक्सचर है इसमें आपको नजर आ रहा है क्यूप्रस सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है। तो हमने क्यूप्रस सल्फाइड को मिक्सचर में पहले पिक नहीं करना, पहले पिक किसको करना है, आयरन सल्फाइड को। यानी जो आयरन सल्फाइड है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और वो क्या बना रहा है, FeO बना रहा है, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है ये दोबारा फिर रिएक्ट कर रहा है सिलिका के साथ, राइट। दैट इज कॉल्ड सैंड फ्लक्स। इसको सैंड फ्लक्स कह लें या सिलिका कह लें, ठीक है। और ये सिलिका से रिएक्शन करेगा और फिर ये जो है एक कंपाउंड बना देगा, दैट इज आयरन सिलिकेट, FeSiO3, जिसे हम क्या नाम देंगे, स्लैग। स्लैग जो है थोड़ा सा लाइटर होता है, डेंसिटी कम होती है, तो ये मिक्सचर में ऊपर ही रहता है। यानी कि जो कुछ भी आपको मतलब ऊपर से फेंका आपने, तो लेट मी जस्ट मेक दिस कंपार्टमेंट लाइक दिस। तो अब जो कुछ भी आपने फेंका तो अब यहाँ पे जो है वो सारा आके क्या हो गया, जमा हो गया, यानी सारा नीचे ना मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो ये जो आपने अभी स्टेप नंबर 1 किया है कि आपने इसको पिक कर लिया है, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है और आयरन ऑक्साइड बना है और उसका फेट ये स्टेप 1 हुआ है, और ये स्टेप यानी इस स्टेप 1 के अंदर भी 2 स्टेप्स हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड जो है वो आके सैंड फ्लक्स से मिल गया और फिर क्या हुआ, दोनों मिलकर उन्होंने स्लैग बनाया, और स्लैग ऊपर आ जाता है क्योंकि लाइटर है ना। तो यहाँ से सुराख कर दें तो यहाँ पर आप सुराख करके क्या हासिल कर सकते हैं, स्लैग। नीचे जो मिक्सचर रह गया वो आपको चाहिए, नीचे जो मिक्सचर रह गया वही आपको चाहिए, लेकिन वो मिक्सचर कैसे बना है, उसमें क्या है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो लिहाजा स्लैग अलहदा हो गया। बोर्ड में सवाल आता है जी स्लैग क्या होता है, तो स्लैग बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है बोर्ड का। तो लिहाजा आपने स्लैग क्या होता है तैयार करना, व्हाट इज स्लैग, शो बाय इक्वेशन। तो आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड गोज टू आयरन सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, इसको फेरस सिलिकेट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या सीन हुआ कि आपने मिक्सचर को डाल दिया एक ब्लास्ट फर्नेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कोक डाला है ताकि थोड़ा सा हीट कम हो जाए, और सैंड फ्लक्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सैंड फ्लक्स जो है वो रिएक्शन किससे कर गया, आयरन सल्फ मिक्सचर के आयरन सल्फाइड के साथ। कैसे कि पहले ऑक्सीडाइज हुआ, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया और उसके बाद जो है सारा सीन ऑन हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, अब वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमने डील करना है किसके साथ, जिसके लिए हम ये अमल कर रहे हैं, जिसके हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, यानी क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड जो है उसको कैसे डील किया जाएगा, इसको भी हम कर लेते हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, ये इक्वेशन नहीं भूलनी पहले आपने, ये स्टेप नंबर 1 की इक्वेशन है, अब इसी को यूज करेंगे फॉर द फर्दर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्या हो रहा है जी। तो प्यारे बच्चों इसमें छोटी सी चीज़ को ऐड कर लेते हैं। मैंने भी जो इक्वेशन बनाई थी उसमें मैंने आयरन ऑक्साइड तो बना दिया था एज स्टेटमेंट, लेकिन आप याद रखिएगा इसका जो सल्फर है ये भी रिएक्ट करके क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये इक्वेशन प्रॉपर होगी, राइट। पहले भी ठीक थी लेकिन मैंने इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बना कर दी थी, इस जस्ट बिकॉज कि मैं आपको सिर्फ बुक की स्टेटमेंट सारी करवा रहा था। सो यहाँ पर ही थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया, इसको करना है आयरन सिलिकेट, सो दैट इज स्लैग, राइट। इसको क्या बोलोगे, स्लैग, ये आपने भूलना नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो रहा है जी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं आपसे स्टेप 2 की, कि आखिर इस रिएक्शन का स्टेप 2 क्या होगा। देखो आयरन सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज किया खुद को, आयरन ऑक्साइड बना लिया, फिर जो बचा हुआ, फिर जो आयरन ऑक्साइड था ये फर्दर आगे सैंड फ्लक्स से रिएक्शन कर गया, सैंड से कर गया, सिलिका से कर गया और ये स्लैग बना दिया इसने। स्लैग हमने निकाल लिया पर, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो कि स्टेप 2 के जो रिएक्शंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली जो हासिल करना है वो है मेटे। हासिल क्या करना है, मेटे। मेटे क्या है, मेटे बेसिकली 45% एक कॉपर का मिक्सचर है, यानी होगा यही क्यूपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड जो कि शुरू में लिया था। आपको याद होगा स्मेल्टिंग के आगाज़ में हमने क्या लिया था, Cu2S प्लस FeS, इसको हमने मिक्सचर कहा था। क्या कहा था इसको, मिक्सचर कहा था। लेकिन अब हम इसको कह रहे हैं Cu, अब जो हासिल होगा मतलब इस सारे प्रोसेस के बाद स्मेल्टिंग के एंड तक जो हमें हासिल होगा दैट इज Cu2S
एंड FeS। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ डॉट का, यानी कि ये इस मिक्सचर के अंदर ये कम हो चुका हुआ है, यानी आयरन सल्फाइड जो है जब हमने शुरू में लिया था वो कम हो चुका हुआ है और अब वो क्या बन गया हुआ है? मेटे, क्योंकि इसमें क्यूप्रस सल्फाइड की मिकदार बढ़ गई है। चलें चेक करें। हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में कि क्यूप्रस सल्फाइड जो है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि देखें हमारे पास जो मिक्सचर था वो था क्यूप्रस सल्फाइड और पहले क्या था हमारे पास? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को तो हमने प्रोसेस कर दिया ना यहाँ पे, अब पीछे क्या रह गया? क्यूप्रस सल्फाइड रह गया। तो क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। ये देखें क्यूप्रस सल्फाइड है वो भी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, यानी ये क्या बनाएगी? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इस क्यूप्रस ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन कर जाना है? अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड से। यानी ये जो आयरन सल्फाइड लेट्स से दैट ये दो पार्ट थे, अब एक पार्ट तो चला गया ना रिएक्शन करने, लेट्स से दैट एक पार्ट जो है वो बच गया, दैट इज अनरिएक्टेड। तो लिहाजा वो किससे रिएक्शन कर देगा? किससे? क्यूप्रस सल्फाइड से। यानी FeS से रिएक्शन करूंगा अब यहाँ पर मैं, और क्या बन जाएगा हमारे पास? दैट इज अ बिग थिंग। तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दोबारा से क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इजाफी बनेगी एज अ इम्प्योरिटी, क्योंकि ये सल्फर है तो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। सो इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड के जो हैं वो 2 मोल्स इस्तेमाल होंगे और जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे जो है वो 3 मोल्स इस्तेमाल होंगे, और क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनेगी वो 2 और 2 के हिसाब से बनेगी। तो इसका आप एक कोड याद कर लें 32322, ठीक है, इसका कोड याद कर लें ताकि बैलेंसिंग का मसला ना रहे आपको। और फिर नीचे भी आपने बैलेंसिंग रखनी है, तो यहाँ पर 1 1 1 1 ही है, टेट्रा 1 ही से बैलेंस होगी। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये बना लेंगे। अब क्या लिख रहे हैं कि अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, ये अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड है, अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड है। अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड ने रिएक्शन किससे कर लिया? क्यूप्रस ऑक्साइड से, ठीक है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड कहाँ बनी है? अगले स्टेप में बनी, किससे बनी है? क्यूप्रस सल्फाइड से बनी है। क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज किया खुद को, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाई, क्यूप्रस ऑक्साइड ने अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बना दिया? क्यूप्रस सल्फाइड बना दी, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड तो आपको पता है इसका क्या फेट है, ये चला जाएगा सिलिका के साथ और क्या बना देगा? स्लैग। अब पीछे क्या रह गया? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड भी कुछ रह गया होगा ना बचा हुआ, क्या ख्याल है? ये भी सारा का सारा तो रिएक्ट नहीं किया होगा, तो लिहाजा अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड जो रह गया था जिसने इससे रिएक्शन किया वो भी थोड़ा सा रह गया होगा। तो एज अ होल आपको क्या मिलेगा इस रिएक्शन में से? मेटे। क्या मिलेगा? मेटे मिलेगा। तो आपको बोर्ड में 2 नंबर का हर साल सवाल आता है कि मेटे में व्हाट इज़ मेटे, या फिर सवाल आता है कि मेटे में कितने फ़ीसद कॉपर होता है। तो आपने याद रखना है 45% जो है वो मेटे में कॉपर होता है। तो लिहाजा ये कैसे अब विड्रॉ करोगे, ध्यान करो ज़रा दोबारा से, ये डायग्राम देख लो आखिरी दफ़ा। अब हमारे पास क्या सीन चल रहा है यहाँ पे कि आपने डाला था Cu2S जमा FeS, याद है आपको? ये मिक्सचर आपको किससे मिला था? रोस्टिंग से। आपने कोक भी लिया था डालने के लिए इसमें, और क्या लिया था? सिलिका सैंड फ्लक्स लिया था ना आपने। तो लिहाजा ये 3 चीज़ें आपने ली थी। और फिर डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में हवा के झकड़ भी आए थे, यू नो, ऑक्सीजन गैस। और फिर ये रिएक्शन हुए स्टेप 1 सीरीज़ में और स्टेप 2 सीरीज़ में ये रिएक्शंस हुए। अब एज अ होल आपने क्या देखा कि आपको ऊपर बनता हुआ क्या नज़र आया? स्लैग, जो कि आप ऊपर पैंदे से बाहर निकाल लोगे, क्या बनता हुआ नज़र आया? स्लैग। और नीचे बॉटम में आपको क्या बनता हुआ नज़र आया? मेटे, ठीक है। आपको ऊपर क्या बनता हुआ नज़र आया? स्लैग। स्लैग की क्योंकि डेंसिटी कम है तो वो ऊपर से हटा लिया जाएगा, ऐसे ही है ना। और मेटे जो है वो नीचे होल करके नीचे से हासिल कर लिया जाएगा। और मेटे जो हासिल हुआ है, हमें मेटे ही चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने स्मेल्टिंग मेटे हासिल करने के लिए की है, राइट। हमने जो स्मेल्टिंग का अमल किया है, रोस्टिंग की ना, पहले रोस्टिंग की क्या करने के लिए? इस मिक्सचर को हासिल करने के लिए। कैल्कोपायरेट को तोड़ दिया ना, कैल्कोपायरेट को तोड़कर हमने ये मिक्सचर हासिल कर लिया था। अब मिक्सचर को प्रोसेस करना था, मिक्सचर को प्रोसेस करके क्या करना था? मिक्सचर को स्मेल्ट करके हमने क्या हासिल किया? मेटे हासिल किया। मेटे में कितने फ़ीसद कॉपर है? 45% कॉपर है। ये बस आपने बात भूलनी नहीं है। सो ये हमारे पास थ्योरी है आज की जो मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, अब हमें तो 45% कॉपर मिल गया, मेटे मिल गया।
तो थम्स अप, वेरी गुड थिंग। कि अब आगे क्या करना है, अब आगे एक साइंसदान है उसका नाम है बेसिमर। 1953 में उसने एक कन्वर्टर बनाया और उसने इस मेटे से 98% कॉपर निकाल के दिखाया। यानी इस मेटे से, इस मिक्सचर से जो हमें मिला स्मेल्टिंग के बाद, इससे उसने 98% कॉपर हासिल करके दिखाया। कैसे कॉपर हासिल हुआ उसकी हम बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बेसिमराइजेशन, राइट। तो ये हमारा स्टेप 2 था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने बेसिमराइजेशन। पहले बच्चों बेसिमराइजेशन जो है इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा हमने रोस्टिंग की, रोस्टिंग से हासिल किया हमने एक मिक्सचर। मिक्सचर जो था उसमें क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड शामिल थे। इस मिक्सचर को लेकर हमने क्या किया, हमने इसकी की स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या हुआ कि इस मिक्सचर से हमें दो चीज़ें मिली, स्लैग और मेटे। स्मेल्टिंग करके हमें स्लैग मिला जो कि वेस्ट है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, दैट इज़ आयरन सिलिकेट। और साथ ही जो मेटे मिला, मेटे जो था वो भी क्यूप्रस सल्फाइड ही था प्लस आयरन सल्फाइड था, लेकिन अब की बार प्लस नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। और इसमें मेटे की खासियत ये है कि इसमें 45% तक आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉपर। तो लिहाजा ये कल दो प्रोसेसेस हमने किए। और आपको याद होगा स्मेल्टिंग करने के लिए हमने इस्तेमाल जो किया था वो मिक्सचर का किया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि हमें रोस्टिंग से हासिल हुआ था। मिक्सचर के साथ साथ हमने जो है सैंड फ्लक्स का इस्तेमाल किया था, जो डेफिनेटली हेल्प किया, जिसने क्या बनाने में, स्लैग बनाने में। और इसके अलावा कोक का इस्तेमाल किया था। कोक जो है वो, ये रिएक्शन स्मेल्टिंग बड़ा एक्सोथर्मिक होता है, तो कोक जो है वो बेसिकली इस रिएक्शन को थोड़ा सा कूल डाउन करती है, इसलिए कोक का भी इस्तेमाल किया था। तो ये बात बच्चों को नहीं पता होती और वो बेसिमराइजेशन करने चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात याद रहेगी कि जो बेसिमराइजेशन अगर आपने करनी है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथडोलॉजी को नहीं भूलना है। तो ये अपनी बुक पे नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि ये अगर मेथडोलॉजी आपको याद रहती है तो फिर बेसिमराइजेशन जो है वो आसान है। प्यारे बच्चों, मेटे बहुत ही तगड़ा सवाल है बोर्ड का, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है। और इसके अलावा स्लैग क्या होता है एंड हाउ डू वी गेट इट, इसकी इक्वेशन ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा हाउ रोस्टिंग इज डन, रोस्टिंग कैसे होती है, इसकी इक्वेशन भी आपने तैयार कर लेनी है, और आपका ये 2 नंबर का हिस्सा इस पेज से डन हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पे, बेसिमराइजेशन क्या होती है उसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात। बेसिमराइजेशन को समझने के लिए जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिमर के आइडिया को जो है वो समझने की ज़रूरत है कि बेसिमर क्या चाहता था। बेसिमर ने बेसिकली एक पीयर शेप जो है बनाया, ब्लास्ट फर्नेस लाइक दिस, और उसके साथ यहाँ पे उसने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पिवट के साथ। और इसके अंदर जो आप कह लें कि हवा जाती थी वो ट्यूब्स के थ्रू जाती थी, और ये काफ़ी गर्म हवा इसके अंदर जाने की सलाहियत रखती थी। और दिस काइंड ऑफ अ कन्वर्टर इज़ नोन एज बेसिमर्स कन्वर्टर। तो मोल्टन मेटे को जो है, मोल्टन मेटे, यू नो मेटे क्यूप्रस सल्फाइड डॉट आयरन सल्फाइड, ये है मोल्टन मेटे। इसको उसमें डाला गया और साथ इसके अंदर जो है वो मज़ीद सैंड को डाल दिया गया। तो अब डेफिनेटली ये भर गया मोल्टन मेटे से और सैंड से। तो हुआ क्या कि जब फर्दर हीटिंग की मोल्टन मेटे की इस पीयर शेप बेसिमर कन्वर्टर में, तो ये फिक्स है पिवट के साथ। ये जो जगह है इसको हम पिवट कहते हैं, पिवट, PIVOT। और पिवट और टिल्ड एट एनी डायरेक्शन, आप इसको टिल्ड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे जब लैंटर वगैरह डालते हैं इधर बड़े सगीर में, तो आपको पता है एक मशीन आती है जो एक हैंडल लगा होता है और पियर की तरह होती है। पियर मतलब नाशपाती टाइप शेप है, जिस तरह मैंने इसकी शेप नाशपाती टाइप बनाई है। तो अब वो उसको आप टिल्ड कर सकते हैं, यानी आप इस तरफ भी कंक्रीट को गिरा सकते हैं ड्रम में, इस तरफ भी गिरा सकते हैं, और फिर वो ड्रम ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाकर क्या करते हैं कि छत पे डेफिनेटली कंक्रीट डालनी होती है और फिर छत बननी होती है। तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि मेटे जो है वो पिवट के थ्रू और
टिल्शन या टिल्ड होने के मेथडोलॉजी से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मोल्टन मेटल होता है उसमें डेफिनेटली आपने और क्या डाल दिया होता है, सैंड। ठीक है, सैंड, यू नो सैंड, दैट इज SiO2। और फिर हॉट ब्लास्ट के साथ जो है एयर के साथ को ट्यूबर्स के थ्रू डाला जाता है एयर को, यानी यहाँ पे काफ़ी 4000 डिग्री या इससे भी ज़्यादा डिग्री की हवा जो है वो बाहर आ रही है और इस पूरे मिक्सचर में फैल रही है, और कह लें कि इस पूरे मिक्सचर को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। इट्स मेकिंग इट वेरी हॉट। और नो डाउट इधर नीचे भी कहीं आग लगी होती है, नीचे से भी इसको हीट मिल रही होती है जैसे यू नो। तो ये समझ लें कि सारा होता है मेथड। उसके बाद अब होता क्या है कि ये जो मिक्सचर के अंदर आयरन सल्फाइड है, ठीक है, मिक्सचर में क्या है, आयरन सल्फाइड, ये सैंड से मिल जाता है, बल्कि पहले तो ऑक्सीडाइज होगा और ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड प्लस समथिंग लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो आयरन ऑक्साइड बना है, यानी जो सल्फर आयरन सल्फाइड था इसके अंदर, वो कन्वर्ट हुआ आयरन ऑक्साइड में। फिर आयरन ऑक्साइड जो है वो सैंड जो आपने डाली थी उसके साथ रिएक्शन करता है और बना देता है स्लैग, दोबारा FeSiO3। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सिलिकेट, या फिर आप इसको सिंपली क्या बोलोगे, स्लैग, जो कि कसाफत है। और आपको पता है मलाई की तरह ये स्लैग ऊपर आ जाता है, स्लैग ऊपर आ जाता है। और फिर आप जरा सा टिल्ड करते हो, इस तरह दूध की पतीली में से हम मलाई नहीं निकाल लेते बाहर, इस तरह ही आप इससे क्या कर लोगे, स्लैग को, कसाफत है ना, स्लैग एक इम्प्योरिटी है, वो तो नहीं हमें चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। बेसिमराइजेशन क्यों की जा रही है, ताकि 98% आपको कॉपर मिल सके, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। तो मैं भी आपको समझाता हूँ ये बात कि ब्लिस्टर कॉपर क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या सीन हो रहा होता है कि अब आयरन सल्फाइड जो है वो मिक्सचर में से, मेटे में से ख़त्म हो जाती है। क्यों, आयरन सल्फाइड सारी स्लैग बन जाती है, स्लैग बनकर आयरन सल्फाइड तकरीबन ना होने के बराबर ही मिक्सचर में रह जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि अब बारी आ जाती है दूसरे रिएक्शन की। अब डेफिनेटली मिक्सचर में क्या मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड भी मौजूद है। तो जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो भी ऑक्सीडाइज होती है, यानी क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो भी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, और वो बनाएगी क्यूप्रस ऑक्साइड, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये जो क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीडाइज किया खुद को, क्यूप्रस ऑक्साइड बनी। लास्ट टाइम तो ये हुआ था ना कि क्यूप्रस ऑक्साइड ने रिएक्शन किया था बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ, ये जो हमने स्मेल्टिंग में रिएक्शन किया था, और मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात याद रह जानी चाहिए। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्शन अब भी कर सकती है, लेकिन अब आयरन सल्फाइड तो बचा नहीं ना, आयरन सल्फाइड सारा क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, फिर ऑक्सीडाइज होकर सैंड से रिएक्ट करके स्लैग बन गया। तो अब आयरन सल्फाइड तो है ही नहीं है, तो फिर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन कर लेगी, तो फिर मेटालिक ऑक्साइड आपको मिलेगी। क्यूप्रस ऑक्साइड बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन कर लेगी और आपको मिलेगा प्योर कॉपर, और यू कैन से कि सल्फर ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और दे विल मेक अगेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बेसिमर कन्वर्टर के रिएक्शंस हैं, ये आपने याद रखने, ठीक है। तो इसको मैं आपको बैलेंस भी कर देता हूँ, 2322, आपको याद होगा ये नंबर 2322, रिमेंबर 2322, ये मैंने कल आपसे कहा था याद कर लीजिए, 2322, ये इसका बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद 111, इसका तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसको देख लें आप, 2322 वंस अगेन, 2322, एंड इन द लास्ट इक्वेशन आपने याद रखना है 2161, 2161। तो 2322 2161 ये रटा है, ये लगवाना नहीं चाहिए टीचर को, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है मैं आपको ये इक्वेशंस खोलूँ और फिर समझाऊँ, तो कोई वीडियो बना दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा कि ये कैसे बैलेंस होती हैं। वैसे मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, आपको दूसरा चैप्टर, वहाँ पे मैंने आपको बड़ी मेथोडोलॉजी समझाई इक्वेशंस करने की। तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इक्वेशंस को करना, लेकिन अभी चूँकि वी हैव अ शॉर्ट टाइम तो हमें इसको देख लेना चाहिए ऐसे। अब ये प्रोसेस हो गया, अब आपको क्या मिला, मेटालिक कॉपर एज अ होल। अब आपको ये मिल गया मेटालिक कॉपर, यानी कि इसके अंदर उबलता हुआ खीर की तरह कॉपर उबल रहा होगा ना। स्लैग तो हमने टिल्ड करके निकाल लिया ना बाहर,
अंदर अब क्या उबल रहा है, धात अभी पिघली हुई फॉर्म में है, पिघली हुई है मॉल्टन फॉर्म में है, वो पिघल रही है, दैट इज कॉल्ड एज, तो ये ब्लिस्टर का मतलब बबल्स को कहते हैं। ये ब्लिस्टर का क्या मतलब होता है, बबल्स। जिस तरह आपने खाया हो बबली चॉकलेट खाई हो आप, तो जो बबली चॉकलेट होती है उसमें क्या सीन होता है, ऊपर बबल्स जो हैं वो होते हैं इसके, उसमें क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, तो दैट इज ब्लिस्टर्स। आपको कभी हुए नहीं वो चिकन पॉक्सेस है, चिकन पॉक्स जब आपको हो जाते हैं तो फिर वो सारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से वो दाने बन जाते हैं, यू नो, चिकन पॉक्स की, तो दैट इज द ब्लिस्टर्स। वो भी क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये बेसिमराइजेशन का प्रोसेस जो है, और आपसे मैं आप कहें सर बेसिमराइजेशन में सबसे तगड़ा सवाल क्या आएगा बोर्ड में, तो दो मैं बातें आपसे बेसिमराइजेशन में करूंगा। एक तो इनकी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपने 5 पॉइंट्स याद करना है, खुद ही याद हो गए होंगे आपको अभी, और आपने ये इक्वेशंस याद कर लिए, ब्लैक मार्कर से इक्वेशंस लिखनी होती हैं आपने। और जो सवाल आपको बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट निकलता है ज्यादातर इसमें कि व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ये सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर क्या है। और इसके अलावा ये आ जाता है कि ब्लिस्टर कॉपर की क्या परसेंटेज है कॉपर की इसके अंदर, तो 90, ये बोर्ड में एमसीक्यू आता है आपको, ये पेज नंबर 160 के ऊपर आपको ये लिखा हुआ है, तो ये आपने उसको थोड़ा सा ज़रा मेंटली मेमोराइज करना है। अभी बुक्स हैं तो निशान लगाएं अगर आपके पास मौजूद हैं तो। लेकिन अब देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अभी स्टेप नंबर 3 रह गया। आपको याद है हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हमने क्या करना था, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, हमने ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से जो है क्या किया, कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन जब कर ली तो फिर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना था। अब एक्सट्रैक्शन का भी एंड हो गया, एक्सट्रैक्शन में हमने रोस्टिंग की, स्मेल्टिंग की, और अब आखिर में क्या कर लिया, बेसिमराइजेशन कर ली। अब लास्ट हमने देखो अभी एक स्टेप और रहता है, दैट इज रिफाइनिंग। क्या रह गया, अब आपको इधर रिफाइनिंग की क्या जरूरत है, कॉपर मिल गया है, आपको कॉपर ही चाहिए था, मेटालिक कॉपर आपने हासिल कर लिया, दैट्स फिनिश, द गेम इज ओवर। बट द गेम इज नॉट ओवर, क्योंकि ये कॉपर है कितने परसेंट, हमें चाहिए कॉपर कितने परसेंट, तो ये स्टोरी मैं आपको भी सुनाता हूँ, 99.9% की स्टोरी। कॉपर को 98% से निकाल कर क्या करना है, यानी जो ब्लिस्टर कॉपर नहीं है इसके अंदर से जो निकलेगा ना, आप ऐसा करो इसको निकाल के ना सारे सांचे को, ये आपके पास समझ लें कि वही है आपका ये पीयर है, टिल्ड कर दिया ना आपने इसको, तो सारा कॉपर अब निकल रहा है, राइट, सारा कॉपर निकल रहा है, किस में आ रहा है, मोल्ड में आ रहा है ना, ये सारा मोल्ड में आ गया एक, और ऊपर से क्या बने, बबल बने हुए, जिस खीर नहीं आती प्लेट के अंदर, ऐसे सारा मोल्ड में आ गया। अब बड़ी सी एक शीट बन गई लंबी सी, अब इसकी कटिंग करेंगे हम, जिस तरह वो गार्डर नहीं होते, गार्डरों की तरह बड़े बड़े, या दरख्त के तने नहीं होते इतना बड़े बड़े, ऐसे उनकी काटेंगे शीटें, मशीन से गुजारेंगे इस कॉपर को, और फिर उसको हम रिफाइन करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ये कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको रिफाइनिंग में सिखाऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, और फिर जब इसकी रिफाइनिंग कर लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 99 द स्टोरी एंड्स, द मेटालिक ऑपरेशन एंड्स, द मेटलर्जिकल ऑपरेशन एंड्स, और फिर अ जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, भूरे बालों में कौन सा मेटल होता है, ये इन सवालों की जर्नी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने गैंग, और मिनरल, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ कितनी थी एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, कितनी थी, 34 इंडस्ट्रीज़ थी। तो ये आपको याद रहना चाहिए, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है। तो चलें अभी रिफाइनिंग करते हैं, उसके बाद द स्टोरी इज नॉट एंड, कुछ सवाल भी करेंगे, वो होंगे टेस्ट योरसेल्फ 16.1 के सवाल, और साथ ही आपको उनके भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद करेंगे सॉल्वेज प्रोसेस। अच्छा, बेसिमर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बेसिमर जो था इसको 1953 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर मेकिंग दिस ब्लास्ट फर्नेस, बेसिमर्स कन्वर्टर। तो ये वाकई में 98% कॉपर मिल जाना एक सिर्फ फर्नेस के अंदर से, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त उसने साइंस लड़ाई थी। तो उसने क्या साइंस लड़ाई थी अब वो मैंने आपको समझाई है आज की क्लास में, और आपको भी पता लगा होगा कि 98% कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कैसे हासिल हो जाता है। तो मेटे क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपसे कि हम रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल जो है वो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको याद है कि हमने पहले जो है वो बेसिमराइजेशन की थी, और बेसिमराइजेशन से जो है हमें क्या मिला था, ब्लिस्टर कॉपर मिला, और ब्लिस्टर कॉपर जो है दैट इज़ 98% प्योर कॉपर। लेकिन इस
कॉपर को हमने जो है वो बेहतरीन अंदाज में और प्योर कर देना है, तो ये बन जाएगा प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर जो है रिफाइनिंग के अमल से हासिल होगा, जो कि होगा 99.9% कॉपर। तो इस अमल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको दोबारा फाइन करने की। ये फाइन था 98% इज़ नॉट बैड, लेकिन हमें चाहिए 99.9%, तो हम करेंगे रीफाइन। ये फाइन था लेकिन इसको किया जाएगा रीफाइन, यानी एक दफ़ा और अच्छा किया जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिफाइनिंग कैसे होती है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो रिफाइनिंग का अमल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बना के की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बनाया जाता है। अब ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो बनाना सीख लेते हैं। हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कैसे बनाएंगे और फिर उसमें से कॉपर को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो कॉपर है उसके बड़े बड़े सांचे जो हैं उनको काट कर रॉड्स बना दिए जाएंगे। तो ये जो रॉड्स हमने आपको सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लिस्टर कॉपर के हैं, जो कि 98% कॉपर के हैं, इनको आप रॉड्स कह सकते हैं या फिर इसको आप एक नाम देंगे इम्प्योर कॉपर। आप खुद सोचें कि ये इम्प्योर कॉपर ही कहलाएगा क्योंकि 99.9% को हम प्योर कह रहे हैं। तो लिहाजा जो 99.9% से लेस परसेंटेज वाला कॉपर होगा वो इम्प्योर ही कहलाएगा, क्योंकि जो प्योर है उसको हम कह रहे हैं 99.9%, तो लिहाजा 98% वाला इम्प्योर कैटेगराइज किया जाएगा। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, याद होगा, आपने एक टैंक ले लेना है। 9th क्लास में आपको सिखाया था सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जो भी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होता है उसके अंदर आपने क्या ले लेना होता है? इलेक्ट्रोलाइट ले लेना होता है, राइट। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। और इसके अंदर हमने क्या ले लेना है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या ले लेना है? इलेक्ट्रोलाइट की शर्त ये होती है कि आपके पास कॉपर है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो लिहाजा ये रॉड आपने लगा दिया, लेट्स से दैट कि ये रॉड जो है ये इम्प्योर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर है, ये आपने रॉड लगा दिया इसके अंदर। और ये जो रोड लगाया पतला सा रॉड है ये प्योर कॉपर का है। तो लिहाजा आप कह लो कि हमने इलेक्ट्रोलाइट में जो सॉल्ट लेना मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल ये रॉड्स की बात शुरू कर दी मैंने। तो रॉड जो लेंगे ये आप ये कौन सा लेंगे? इम्प्योर कॉपर। और ये वाला जो रॉड लेंगे दैट इज गोइंग टू बी द प्योर कॉपर। तो डेफिनेटली प्योर कॉपर जो इंडस्ट्री वालों के पास होगा वो 99.9% वाला ही होगा। लेट्स से दैट के एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम आपने इस रॉड का वज़न कर लिया था और ये वज़न आप कर लो कि 1 kg आपको ये रॉड आपने लिया था। और लेट्स से दैट कि ये आपने जो इम्प्योर रॉड लिया था ये 10 kg का था। यानी आप चाह रहे हैं कि जो 98% वाला रॉड है वो कन्वर्ट हो जाए ऐसे रॉड में जो कि 1 kg प्योर वाला रॉड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सहारा लिया जाएगा। इसमें सॉल्ट डाला जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसलिए क्योंकि जिस तरह की धात की प्लेटिंग करनी हो वैसा ही सॉल्ट लिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट ही काम आएगा। कॉपर सल्फेट का आप जो है सॉल्यूशन बना लोगे तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दी इलेक्ट्रोलाइट। आप इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। इसमें कॉपर सल्फेट भी आपने अलहदा से खुद लेना है। फिर इसमें रॉड लेना है जो आपने बेसमराइजेशन से हासिल किया है। डेफिनेटली ये रॉड एक इम्प्योर कॉपर है, 98% कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर है। और ये अपने प्योर कॉपर वाला रॉड लेना है, ये इंडस्ट्री खुद बाय करेगी इसको। और ये जो प्योर कॉपर वाला रॉड होगा ये रॉड कहलाएगा 99.9% प्योर कॉपर वाला रॉड। और इसकी कोई वज़न आपने कम लेना है, पतला सा ले लेना है, बिकॉज इसको बस एज अ कैटलिस्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन में जो है आपको पता है कि कॉपर सारा जो सोल्यूशन वाला कॉपर है वो सारा उतर के किस में लगना शुरू हो जाएगा? जब आप करंट को ऑन करेंगे, जब आप करंट को ऑन करेंगे, लेट्स से दैट कि ये जो हमारे पास ये जो इम्प्योर है इसको नेगेटिव कर लें, इसको पॉजिटिव कर लें, बल्कि इसको कैथोड बना लेते हैं, इसको नेगेटिव कर लें और इसको पॉजिटिव कर लें। अब ये कॉपर आयंस जो अंदर सोल्यूशन में मौजूद हैं, आपको पता है ये अट्रैक्ट किसको करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ही अट्रैक्ट करेंगे ना। जो कॉपर आयंस हैं ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, क्योंकि इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि आपने बिजली जिस तरह कनेक्ट की है वैसे इलेक्ट्रोड पे चार्ज आएगा ना। तो एनोड आपने इस पे लगा दिया और कैथोड आपने
इस पे लगा दिया। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये सेटअप लगा लेना। अब जब ये सेटअप लगा लेंगे आप, तो आपको पता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर पॉजिटिव कॉपर आयंस मौजूद हैं। उनके साथ साथ आपको कौन से आयंस मिलेंगे? सल्फेट के आयंस मिलेंगे। ठीक है, क्या ख्याल? अगर आपने 3 कॉपर आयंस बनाए तो 3 सल्फेट आयंस भी बनाने पड़ेंगे। अब ये सारे के सारे जो कॉपर आयंस हैं ये जाकर किस पे चिपकाना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड पे जाकर, मतलब जो आपने प्योर कॉपर 1 kg वाला इलेक्ट्रोड लिया था उस पर चिपकना शुरू हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस अमल को क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का जितना भी आयन है वो जाके चिपक रहा है। अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? आयंस की कमी हो जाएगी। तो जो आपने इलेक्ट्रोड डाला था, जो इम्प्योर कॉपर था, इसके सारे आयंस निकल के कॉपर के आयंस क्या करेंगे? इन आयंस को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। यानी ये अगर आयंस चिपक गए जाकर तो यहाँ से ये वाला, यानी एज अ होल मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होना शुरू हो जाएगा? पतला होना शुरू हो जाएगा। और एज अ होल ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होना शुरू हो जाएगा? मोटा होना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, लेट्स से दैट हमारे पास एक बड़ा सारा सेल है और इसमें हम बहुत से इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। अब आपको पता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो आप साइंसदान क्या करते हैं कि साइंसदान या इंडस्ट्रियलिस्ट ये करते हैं कि ये जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड है निकाल के चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही मोटा हुआ 1 किलो से इसका वजन लेट्स से दैट 8 किलो हो गया या 10 किलो के करीब ही चला गया, तो ये इलेक्ट्रोड निकालेंगे, दोबारा एक स्ट्रिप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इम्प्योर कॉपर और पतला होता चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला स्ट्रिप फिर मोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि ये एक रिफाइनिंग का अमल जो है वो डन कर लिया जाएगा। प्योरिफिकेशन का अमल कैसे? खुद सोचें कि जो 98% कॉपर था वो पतला होता चला जा रहा है, जो 99.9% वाली एक रोड थी वो मोटी होती चली जा रही है। तो वो मोटी होती चली जा रही है, इट्स मीन दैट कि उसको बाहर निकाल के जो है आप अलग कर रहे हैं और वो आपके पास यहाँ पे अब वो रोड्स इकट्ठी हो रही हैं, राइट। तो ये रॉड जो इकट्ठी हो रही हैं ये क्या है? 99.9% प्योर कॉपर की रॉड्स। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो है एनोड के ऊपर जो है कौन से रिएक्शंस होंगे? डेफिनेटली ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस होंगे। और जो कैथोड है उस पर कौन से रिएक्शंस होंगे? कैथोड के ऊपर जो होंगे रिडक्शन के क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर मिलेगा कॉपर को। आपकी बुक में बेसिकली इन्होंने कोई इक्वेशंस नहीं दी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इक्वेशन दे दूं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रोड आकर से रिसीव कर लेगा, यानी कॉपर ही रिसीव कर लेगा और फिर कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। ये कॉपर जो आपको नज़र आ रहा है ये किस पर है? इस वाले इलेक्ट्रोड पर है, जो कि क्या है? इम्प्योर एनोड है। डेफिनेटली इसको आप एनोड ही बोलेंगे, आप सही बोल रहे हैं। और ये वाली इक्वेशन हो गई, और नीचे वाली जो इक्वेशन है ये प्योर कॉपर वाली इक्वेशन होगी, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है और ये वाली इक्वेशन पे हिट होगी। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से इक्वेशंस भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, सो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी सी बुक की जो आपकी डायग्राम है वो बनाइएगा और अंदर ये कहानी लिख दीजिएगा जो मैंने अभी आपको सुनाई है। आप पॉइंट्स में बेशक लिख दीजिएगा तो आपके जो आंसर है उसको सही तस्वुर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सिखाया मैंने आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा, इलेक्ट्रोड्स लिए जाएंगे जिनमें एनोड कैथोड होंगे, और इसके अलावा क्या होगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन के रिएक्शंस होंगे बिजली लगाने के बाद, और जो आपका इम्प्योर कॉपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक भारी भरकम इलेक्ट्रोड में जो कि प्योर कॉपर होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और शेयर करूँगा यहाँ पर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड जो मोटा सारा इलेक्ट्रोड था ये पतला सा हो गया, इट्स वेरी बिकम थिन, तो यहाँ पर आपको कुछ वेस्ट मिलता नज़र आएगा। इस वेस्ट को कहा जाता है एनोड मड, क्योंकि एनोड के ऊपर ही ये एनोड के नीचे ही इकट्ठी होगी ना। एनोड का जो सारा कॉपर था वो तो चला गया कैथोड पर, और पीछे जो वेस्ट रह गया वो एनोड के नीचे ही गिरेगा ना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एनोड मड। अब मैं आपको मज़े की बात बताने लगा हूँ। ये जो एनोड मड है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहती है, क्योंकि इसमें गोल्ड, प्लाटिनम और सिल्वर जैसी धातें मिल जाती हैं, और इनका वज़न काफ़ी होता है। और आपको पता है गोल्ड अगर काफ़ी हो तो वो ख़र्चा सारा इंडस्ट्री का पूरा कर सकता है। 1 किलो गोल्ड भी निकला एक प्रोसेसिंग करने के बाद, तो लिहाजा वो ख़र्चा पूरा कर सकता है इस सारे अमल का। तो मैं आपको इतना बताता चलूँ कि कॉपर की रिफाइनिंग से फ़ायदा नहीं होता इंडस्ट्री को,
एनोड मड इकट्ठी जो होती है उसमें से जो गोल्ड निकलता है, प्लैटिनम निकलता है, जो कि ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो प्योरिफिकेशन एक बाय प्रोडक्ट है। बेसिकली इंडस्ट्री ये अमल गोल्ड हासिल करने के लिए करती है। बेसिकली उसका मकसद होता है कि गोल्ड हासिल किया जाए, लेकिन बेसिकली जब गोल्ड हासिल हो जाता है तो उसके साथ ही साथ हमें रिफाइनिंग के तौर पे कॉपर भी मिल जाता है, और ये भी इंडस्ट्री में फिर काफ़ी महंगा मिलता है। मतलब बाहर मार्केट में फिर कमर्शलाइजेशन इसकी काफ़ी महंगी होती है, तारें बनती हैं, इसकी शीटें बनती हैं, और डिफरेंट जो मोटर्स हैं वाइंडिंग के लिए उनकी तारें बनती हैं। तो इस तरह ये कॉपर जो है, यू कैन से दैट, आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेलेबल डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स को शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है और तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। तो लिहाजा ये तो बाद का मसला है, बाद का प्रोसेस है, लेकिन इसको महंगे दामों भी बेचा जाता है। नो डाउट खर्चा एनोड मड ही पूरा करती है, लेकिन इसको भी सेल करके किसी हद तक प्रॉफिट कमाई जाती है। तो ये था हमारा एक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें हमने आपको शुरू में सिखाया कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, फिर बाद में मैंने आपको बताया हाउ टू डू दी extraction of the metal by roasting, smelting and mesmerization, and at the end of the day मैंने आपको बताया about the refining and purification of the metal, and I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे है। वरना इस क्लिप को आप दोबारा एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा, और डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 16.1, और उससे पहले मैं आपको इसका एक फ्लो शीट डायग्राम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ये मैं आपको बना दूं। आपको ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है बोर्ड में कि ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर, तो फ्लो शीट डायग्राम का भी अंदाज़ा रहना चाहिए। तो लिहाजा भी मैं आपको फ्लो शीट डायग्राम जल्दी से दिखा दूँ बनाकर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा टेस्ट योरसेल्फ 16.1 और इसके कौन कौन से सवालात हैं, इनके क्या जवाबात हैं, प्रॉपरली आपको बताऊंगा। और फिर आपने कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप अगली वीडियोस पे भी जा सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सॉल्वेज प्रोसेस करवाया हुआ है, या सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पर लिखें सॉल्वेज प्रोसेस स्पेस GS अकेडमी, आपको मेरी वीडियो टॉप पे नजर आएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी फ्लो शीट डायग्राम। और वो मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं ज़रा इस फ्लो शीट डायग्राम में। आपको शुरू में याद होगा हमने क्या लिया था, क्रश्ड ओर, यानी हमने CuFeS2 कैल्कोपायराइट को लिया था, और इसको कन्वर्ट किस में कर दिया था, क्रश्ड ओर को प्रोसेसिंग की थी हमने, कंसंट्रेट किया था। कंसंट्रेट में आपको याद होगा ग्रेविटी सेपरेशन की थी, और फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की थी। ये 3 अमल किए थे हमने। तो आप कह लो कि इसमें हमने ओर को जो है वो साफ़ किया था, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ की थी, ऐसे ही है ना, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ का अमल किया था हमने। तो ये बात समझ में आती है। फिर हमें ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल गया था कैल्कोपायराइट। फिर कैल्कोपायराइट जब हमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल गया, तो फिर अगला अमल इसके साथ हमने किया था, दैट इज़ बेसिकली नोन एज, ये हमने किया था कंसनट्रेशन का प्रोसेस। बेसिकली कंसनट्रेशन हासिल करके कंसनट्रेटेड और मिल गया हमें। अब हमने जब कंसंट्रेटेड और हासिल कर लिया, फिर हमने कौन सा प्रोसेस शुरू कर दिया इसके साथ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस शुरू कर दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किया, सबसे पहले हमने रोस्ट किया, रोस्टेड किया, ठीक है। रोस्ट करके हमें ये मिक्सचर मिला था, आपको याद है, ये रोस्टेड मिक्सचर कहलाया था। अब जब हमने रोस्टेड मिक्सचर कर लिया, तो फिर रोस्टेड मिक्सचर के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का दूसरा, ये पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, स्मेल्ट किया, और जब स्मेल्ट किया तो हमें ये मिला था, दैट इज़ बेसिकली नोन एज मेटी, अगर आपको याद हो, दैट इज़ 45% कॉपर। ये मिक्सचर था, इसके अंदर जो कॉपर की मिकदार है दैट इज़ समथिंग लाइक 45%। तो लिहाजा हमने रोस्टेड करके स्मेल्ट किया। अब डेफिनेटली आपको याद होगा, जब हमने रोस्ट कर लिया और जब हमने स्मेल्ट कर लिया, तो स्मेल्ट करने के बाद जो है हमने उसको बेसिमर कन्वर्टर में लेकर गए थे और ब्लिस्टर कॉपर हासिल किया। स्मेल्टेड और हासिल करने के बाद क्या हासिल किया, ये 45% कॉपर रखता था, ये कितने परसेंट कॉपर रखता है। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि स्मेल्टेड ओर में से हमने कुछ बाहर निकाला था, दैट वाज स्लैग। स्लैग कह लें या इम्प्योरिटीज़ कह लें, इजी हो गया कि नहीं। अब जब हमने ब्लिस्टर कॉपर हासिल किया, तो ब्लिस्टर कॉपर में से भी हमने डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें निकाली, राइट। ब्लिस्टर कॉपर में से हमने क्या निकाला, स्लैग निकाला कि ना निकाला।
और स्लैग निकालने के साथ साथ हमने बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, और ये EML बेसिकली बेसिमराइजेशन कहला रहा था, बेसिमराइजेशन, और ये स्लैग था और इसमें क्या थी, इम्प्योरिटीज थी। प्यारे बच्चों, जब हमने लास्ट में ब्लिस्टर कॉपर हासिल किया तो फिर उसको हमने क्या किया, रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद इस अमल को हमने रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजारा, ब्लिस्टर कॉपर को रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजारा, और हमने प्योर कॉपर 99.9% हासिल कर लिया। दैट बिकम द फ्लो शीट डायग्राम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम बनती है जो कि आपने याद रखनी है, एंड दैट मेक्स द टोटल गुड आइडिया कि कैसे हमने हासिल कर लिया 99.9% प्योर कॉपर। और आपको याद होगा कि इंडस्ट्री के चैप्टर के अंदर मैंने आपसे कहा था बहुत से केमिकल्स हासिल किए जाते हैं। कॉपर हासिल करना है, सोडियम कार्बोनेट हासिल करना है, यूरिया हासिल करना है, अगर आपको याद हो मैंने कहा था यूरिया हासिल करना है। इसके अलावा हमने बहुत से डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल करने हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, जिनमें पेट्रोल है, डीजल ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, गैसोलिन है। ये पेट्रोलियम की इंडस्ट्री भी जो है मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा जाके, तो आपने ये चैप्टर सारा मुझसे पढ़ लेना है ताकि आपके पूरे नंबर आ जाएँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपसे टेस्ट योर सेल्फ 16.1 की। पहली टेस्ट योर सेल्फ है, इसके आंसर थॉरली देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 16.1 की। अभी हमने जो है रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल जो है वो कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपसे टेस्ट योर सेल्फ की। इसका पहला सवाल किया जा रहा है कि डिफाइन कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये होगा, उन्होंने कंसंट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा है तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज द कंसंट्रेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ द ओर, और इसी को हम कंसंट्रेट भी बोल देते हैं। तो यही कंसंट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ द क्रस्ट ओर जो है वो बहुत से डिफरेंट मेथड से कैरीड आउट की जाती है, ग्रेविटी सेपरेशन, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अब यहाँ तक इसका जवाब जो है वो लिख सकते हैं। सर फ्रॉम हेयर टू देयर, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि वाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस, हाउ द स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। स्लैग कैसे बनता है और कोक क्यों चाहिए होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि स्मेल्टिंग आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत रहती है, तो लिहाजा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो होता है। ये स्मेल्टिंग इज़ अ वेरी हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो हम थोड़ा सा अगर कोक को डाल देते हैं, क्योंकि कोक का ऑक्सीजन से मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और उससे ये होता है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट हीट, ताकि कोक जो है वो अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पैदा होगी बहुत ज़्यादा हीट इर्द गिर्द के माहौल में क्रिएट कर देगी। तो बहरहाल कोक इसलिए चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी, और को स्मेल्ट करने में आसानी हो जाएगी। सो दैट्स द पॉइंट टू नोटिस। उसके बाद जी स्लैग को कैसे रिमूव करना है ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस, या कैसे बनता है। तो आपको ये पता ही है कि स्लैग कैसे बनता है कि जो आयरन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू फेरस ऑक्साइड, और फिर जो फेरिक ऑक्साइड है वो आगे से रिएक्ट करता है सैंड फ्लक्स के साथ, या सैंड के साथ आप कह लें, और आयरन सिलिकेट बनाता है। आयरन सिलिकेट जो है आप कह लें कि ये क्या होता है, स्लैग होता है, ये ऊपर आ जाता है। जिस तरह दूध के ऊपर बलाई आ जाती है, इस तरह ये स्लैग आ जाता है पूरे मिक्सचर के ऊपर, और फिर इसको बीइंग लाइटर वेट, इसको टॉप पे आने के बाद इसको रिमूव कर दिया। जैसे मलाई उतार सकते हैं आप चम्मच से पकड़कर, इसी तरह समझ लें कि आप भट्टी के ऊपर अगर स्लैग आ जाएगा तो फिर आप किसी औजार का इस्तेमाल करके स्लैग को भी रिमूव कर सकते हैं, या उसमें छोटी सी एक नाली बनी होती है वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। बहरहाल इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, दैट इज़ आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज आयरन ऑक्साइड मिल सिलिका के साथ, सैंड के साथ, एंड दैट मेक्स द आइडिया ऑफ स्लैग विच इज़ आयरन सिलिकेट FiSiO3। जी तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है वाई इज़ लाइम एडेड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब आपने स्मेल्टिंग प्रोसेस में लाइम भी ऐड करना है। अब आप सोच रहे होंगे लाइम क्या होता है। लाइम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कह लें, चले ठीक है। लाइमस्टोन आपने सुना होगा, लाइमस्टोन दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये पूछ रहे हैं कि स्मेल्टिंग में क्यों ऐड करते हैं इसको। लाइम को इसलिए ऐड करते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस में ताकि वो हेल्प कर सके स्लैग बनाने में। लाइम इज़ नॉट एडेड इन स्मेल्टिंग of copper ore, it is used in metallurgy of the iron। तो स्टूडेंट्स बस ये बात को आपको बताना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे कैल्कोपायरेट का इस्तेमाल करके कॉपर की मेटलर्जी की है ना, लेकिन आपको मैंने कहा था कि और भी डिफरेंट मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी की जा सकती है, इनको निकाला जा सकता है। इसमें आयरन है, जिसमें सिल्वर है, और जिसमें गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड की मेटलर्जी भी की जा सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐड नहीं है।
तो यहाँ पर लाइम हमने कोई स्मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर और के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने लाइम इस्तेमाल करना है फॉर दी आयरन एक्सट्रैक्शन। तो वो एक अलग बात है, पर दैट इज़ अ कंसिडरेबल आंसर, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल किया जा रहा है कि हाउ आर स्लैग एंड मेटे रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। अब स्लैग को भी अलहदा करना है और मेटे को भी करना है। अब आप सबको बच्चों को ये मैंने ड्यूरिंग माई लेक्चर बताया था कि स्लैग जो है वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में इकट्ठा होता है बीइंग लाइटर, और जो मेटे होता है डेफिनेटली मेटे इज़ अ मिक्सचर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग से मेटे हासिल कर लिया जाता है। अगर आपको याद होगा मेटे का फॉर्मूला क्यूप्रस सल्फाइड डॉट आपने लाजमी लगाना है, दैट इज़ बेसिकली आयरन सल्फाइड के साथ। तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है मेटे को, और इसमें आपको याद होगा 45% तक क्या रहता है, कॉपर रहता है, और इसको किस में प्रोसेस करने के लिए आगे ले लिया जाता है, बेस्मराइजेशन में। तो लिहाजा आप कह लें कि इन ब्लास्ट फर्नेस जो आयरन सिलिकेट है यानी स्लैग है वो एक लाइटर होता है, देयरफॉर उसको राइज टॉप पे करके रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, पीछे भी हमने स्लैग रिमूव करने का और बनाने का मेथड देखा पिछले सवाल में। सो अगला बात ये की जा रही है कि जो मेटे मिक्सचर है उसमें क्यूप्रस सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, ये आप सबको पता है, और ये हैवियर होता है डेफिनेटली, तो इसलिए ये लोअर होल से जो है बॉटम से रिमूव कर लिया जाता है उसको सुराख करके। इसे जैसे ऐसे ही है जैसे आपका पतीला है पानी वाला या दूध वाला पतीला है, उसमें नीचे आप सुराख करें और नीचे से दूध निकाल लें और ऊपर से मलाई साइड पे कर दें। तो इस तरह का छोटी सी पतीली होती है, उसको आप डेफिनेटली सुराख तो नहीं करेंगे उसके अंदर, लेकिन अगर यही बहुत बड़ा टैंक हो इंडस्ट्री के अंदर तो डेफिनेटली नीचे सुराख से आप फिर जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ है उसको आप नीचे से रिमूव करेंगे और जो कम डेंसिटी वाली चीज़ है उसको आप ऊपर से रिमूव करेंगे। सो दैट विल द मेथडोलॉजी। उसके बाद प्यारे बच्चों पांचवा सवाल किया जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मेटे। आखिर स्लैग और मेटे में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेटली ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन सिलिकेट स्लैग एक वेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा फ़र्क, जबकि मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड जो है मेटे है, और ये तो एक डेफिनेटली एक यूज़फुल प्रोडक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर दी बेस्मराइजेशन। और आपको ये भी याद होगा कि बेस्मराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम वही मेथड को दोबारा यूज़ करते हैं, उसमें भी सैंड फ्लक्स ऐड करते हैं, स्लैग निकालते हैं, और फिर हमारे पास जो एक मिक्सचर बचता है एट द रियली एंड ऑफ द डे वो होता है ब्लिस्टर कॉपर, जिसका अंदर 98% तक क्या रहता है, कॉपर रहता है। उसके बाद चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला हमारे पास सवाल है द 6 नंबर क्वेश्चन कि आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें मेटालिक कॉपर को जो है बेस्मराइजेशन प्रोसेस के अंदर देखना है, बताना है। तो आप देख लें कुछ रिएक्शन जो बेस्मराइजेशन में होते हैं उसमें आयरन सल्फाइड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और फिर आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ यानी कि रेत सैंड के साथ सिलिकेट बना देती है, आयरन सिलिकेट बना देती है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाती है, और फिर आप क्यूप्रस ऑक्साइड ने क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, बचे हुए, और उसके साथ कॉपर निकल आएगा बाहर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी एज अ किसाफत, एज अ इम्प्योरिटी। लेकिन याद रखिएगा ये वाला कॉपर कहलाएगा ब्लिस्टर कॉपर। क्यों कहलाएगा ब्लिस्टर कॉपर? क्योंकि बेस्मराइजेशन हमने इसी अमल के लिए तो की थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ब्लिस्टर कॉपर आपको पता ही है बेस्मराइजेशन की एंड प्रोडक्ट है। व्हेन मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम बेसिमर कन्वर्टर टू दी मोल्ड्स, मोल्ड यानी वो सांचे वगैरह जिसमें आपने इसको निकाला है कॉपर को, तो खीर की तरह, जिस तरह खीर डालते हैं ना प्लेट में आप, तो बबल से बनते हैं खीर के अंदर, तो ऐसे जब आप ये ब्लिस्टर कॉपर मोल्ड में डालते हैं तो बबल से बनते हैं, उन बबल्स को ब्लिस्टर्स कहा जाता है, राइट। सो डिजॉल्व्ड गैसेज एस्केप, क्योंकि उसमें से बहुत सी गैसेज जो हैं, जैसे स्पेसिफिकली कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप कर रही होती है, तो वो बबल बना देती है उसके, फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड कॉपर। सो दिस इज वाई कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। इसको 98% प्योर कॉपर भी कहेंगे। बच्चों याद रखिएगा ब्लिस्टर कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है कि वाई ब्लिस्टर कॉपर इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है जी कि एनोड को हमने, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर यूज़ किया था ब्लिस्टर कॉपर को, क्या ख्याल है, वाई एनोड इज ईटन अप इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। अब ये सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो एनोड है उसको हमने ईटन अप क्यों करवाया, यानी वो ईटन अप क्यों हो जाता है। आपको याद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने सिखाई है आपको, और मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रोड से सारी धात उतरती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाती है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने का तरीका भी यही है। होता क्या है कि एनोड से सारा कॉपर उतर कर कहाँ जा रहा होता है, कैथोड पे जा रहा होता है। यानी इम्प्योर कॉपर आपने एनोड लेना है, प्योर कॉपर आपने कैथोड लेना है। इम्प्योर कॉपर आपने वजनी प्लेट लेनी है, कोई 10 किलो की मैंने सपोज किया था, और इम्प्योर की स्ट्रिप आपने कोई किलो वाली ले लेनी है। और फिर आप देखेंगे कि प्रोसेस के बाद जो आपका इम्प्योर कॉपर था वो रह जाएगा 1 किलो, और जो प्योर कॉपर है वो हो जाएगा 10 किलो। तो इस तरीके से 99.9% आपको कॉपर मिलेगा। और आपको ये भी याद होगा कि एनोड के नीचे जो है वो आपको कुछ कसाफतें, कुछ इंप्योरिटीज़ गिरती हुई नज़र आएंगी। उसको हमने क्या नाम दिया था, एनोड मड का नाम दिया था, और मैंने कहा था खर्चे सारे इसी से पूरे किए जाते हैं। तो दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ पॉन्डर।
तो ये साइज ऑफ कैथोड इंक्रीजेज वेयर एनोड इज ईटन अप, तो ये एज अ होल हम कह सकते हैं। और इस अमल को सारे को हमने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया था क्योंकि बिजली चाहिए ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के लिए, अगर बिजली नहीं होगी तो ये काम नहीं किया जा सकता। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड। एनोड मड क्या होती है भी बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के दौरान क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या गिर जाती हैं उस इलेक्ट्रोड से नीचे गिर जाती हैं, उनको फिर हम हासिल कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं दैट इम्प्योरिटीज़ को, और वो बड़ी महंगी होती हैं। आपको पता गोल्ड और सिल्वर काफ़ी महंगी धातें हैं, तो लिहाजा इसको हम एनोड मड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया आ बिग मेटलर्जिकल ऑपरेशन, और हमने सीखा कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और इसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं और इसको साफ़ कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखी हमने। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यस तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मज़ीद वीडियो देखनी है तो अभी थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ही पूरी किताब की प्लेलिस्ट है, इसमें आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब सर्च बार पे आप टॉपिक का नाम लिख के स्पेस GS अकेडमी लिखें, तब आपको वीडियो मिल जाएगी। तो लिहाजा आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और अभी आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।